अभी तक हम लोग जो है यंगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द इंडिया का भी अवार्ड जीत चुके हैं और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। 1000% मार्जिन है इस प्रोडक्ट को, तो आज ही कर लो। उसमें फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अब छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट को लेके लोग बना रहे हैं ऐसा गोबर का बना रहे हैं कि गोबर बहुत जा रहा है, यूएई में चला गया 400 और इतना करोड़ नहीं का। जा रहा अभी। हमने करा पड़ा खुद, कुछ भी नहीं है। कंटेनर हाँ। 2 लाख का बन जाता है, क्या मार्जिन निकालेगा इसमें आदमी। कितना टर्नओवर हो गया अब कंपनी का? अभी हमारा शायद पिछले महीने चेक किया था तो मेरे को शायद 5 याद है लास्ट। 5 साढ़े 5 5 CR 5.5 5 करोड़ का। हाँ इसी ईयर का है, हाफ हो गया, आधा और बचा भी देखते हैं। अच्छा, स्टिल काउंटिंग। और अभी कितना एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड तो ये सर 9 या 9-10 9-10 के आसपास क्लोज हो गया। ठीक है सर। आपके साथ एलसी के साथ हुआ है कुछ स्कैम? नहीं, एलसी पे काम नहीं करा, हमेशा एडवांस पे करा है। वैसे एलसी के साथ भी स्कैम काफ़ी होते हैं हाँ लोगों बहुत से। होते हैं एलसी एलसी के तो तो। फेमस है। उन्हें प्राइस लिस्ट दी, उन्हें अच्छी लगी, देन वी गॉट द ऑर्डर। कम से सिंगापुर कम से order सिंगापुर था। का था वो, 16 लाख वैल्यू थी उसकी। हर एक कार्टन हम खुद अपने हाथ से लेबल कर रहे थे, खुद ही टेप लगा रहे थे, खुद ही पैक किया। माल चेक करके अंदर सही तो जा रहा है ना, वहाँ जाके पता चल रहा है कुछ और ही पहुँच रहा है। क्योंकि हमें ये था कि जिस पार्टी पे पहली बार जा रहा है वो हमें रिपीट ऑर्डर दे, क्योंकि हमें पता है उस पहले कंटेनर को लाने में कितनी मेहनत लगी है। सबसे मेजर चीज़ है कि आपकी स्टफिंग कैसी है, आपकी क्वालिटी कैसी हाँ, है, हाँ। आपकी पैकेजिंग कैसी है। बिल्कुल। सेल्स नहीं आती, सेल्स करनी पड़ेगी। मेल लिखने से डर लगता है, मेल लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल साड़ी का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसकी अच्छी खासी बढ़िया कंपनी है, अब वो सोच रहे हैं मैं तो अफ्रीका भेजूंगा। जैसे आज से हम 3 साल पहले देखें तो हम क्या थे, एक छोटी जॉब पे थे जहाँ पे हमारी शायद 18-20 हज़ार सैलरी थी, वो काम करते थे, एक्सपोर्ट जीरो था दिमाग में। आज एटलीस्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, 15+ कंट्रीज़ में नेटवर्क्स हैं, चीज़ें हैं, काम हो रहे हैं, कंटेनर जा रहे हैं। ये भी एक अचीवमेंट है अपने आप में। इससे ज़्यादा बंदा और क्या मोटिवेशन एग्जाम्पल लेगा, और अभी लेना है तो वो हम सेट कर ही नहीं धीरे धीरे। और अब दुबई में क्या करने जा रहे हो? कि जो हमारे साथ जॉब करते हैं उस टाइम वो आज भी जॉब कर रहे हैं। जैसे कभी पोर्ट पर गए और दिख गए, ये यहाँ क्या कर रहा है तो वो रिएक्शन रहता है। एक्चुअली हमने शुरुआत की थी जॉब से, मैं और अंकुर भाई जॉब पे मिले थे। उससे पहले इन्होंने अपनी MBA की है, मैंने भी अपनी पढ़ाई लिखाई की थी। उसके बाद हम ICD तुगलकाबाद पोर्ट पे जॉब करते थे, तो वहीं से वी गॉट द आइडिया कि हमें एक्सपोर्ट करना है, और होपफुली हम लोगों ने काफ़ी अच्छा अब तक कर लिया और आगे भी ऐसे ही करेंगे। अभी तक हम लोग जो है यंगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द इंडिया का भी अवार्ड जीत चुके हैं और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। 15+ कंट्रीज़ में आज हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा UK, नीदरलैंड, US वगैरह भी आता है। तो ये हमारे सबका अब तक का जर्नी है। और अंकुर भाई, आपको कैसे आइडिया आया कि मैं एक्सपोर्टर बन ले जाता हूँ? असल में सर वो कहते हैं ना, बचपन में एक बैक ऑफ द माइंड एक कहीं ना कहीं एक स्टोरी रहती है आदमी के दिमाग में कि यार आगे चल के लाइफ में ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। तो हमें एक बैक ऑफ द माइंड था मेरे को कि यार जैसे मेरे पापा काफ़ी टाइम से फॉरेन में ही इन्वॉल्व रहे हैं, वो जॉब काफ़ी लंबे सर्विस की है उन्होंने, 15-20 साल। तो वो जब बाहर जाते थे तो वहाँ की आकर के हमें कहानियाँ बताते थे कि फ़ॉरेन ऐसा होता है, वहाँ के रूल्स यहाँ से काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वेदर वगैरह काफ़ी बढ़िया रहता है। तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था। मैं उनसे इनफैक्ट करेंसीज भी मंगाता था, तो उस करेंसी कलेक्शन का शौक था मुझे काफ़ी। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार एक दिन हम भी जाएंगे। तो फिर वो एक्सपोर्ट से उस चीज़ को मैंने रिलेट करके देखा था कि अगर एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री इस काम में मैं रहता हूँ तो मुझे बाहर की नेटवर्किंग और बाहर का काम में काफ़ी हेल्प होगी। तो इस वजह से फिर मैंने इसी वाली इंडस्ट्री को चुना। अच्छा, सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगती है कि जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, वे ये सोचते हैं कि मुझे नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उससे तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि उसको एक पूरा ओवरऑल एक व्यू मिल जाता है कि एक्सपोर्ट होता कैसे है। और अगर जो न्यू एक्सपोर्टर होते हैं उनके दिमाग में ऐसा क्या रहती है, जैसे आपने अपने टाइम पे भी किया था, तो आपके माइंड में क्या था? माइंड में जब भी हम नए एक्सपोर्ट के बारे में सुनते हैं तो ये चीज़ें इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है, इंडस्ट्री भी बहुत कम है, भारत के 2% लोग भी नहीं कर रहे, तो इतना क्लियर आइडिया नहीं कि इसमें कैसे काम होगा कैसे नहीं। तो लोगों के मन में डाउट तो बहुत रहते हैं कि मैं जॉब कर लूँ कि काम कर लूँ, IC कहाँ से बनता है। लोगों ने पहले 10-10 हज़ार 25-25 हज़ार के IC बेचे हैं, तो इतनी कम नॉलेज रहती है उस चीज़ को। पहले IC को पूरा वो एक सेरेमनी की तरह उसको ट्रीट करते थे। करेक्ट फाइनली आपका वेडिंग कि कार्ड कितना बड़ा हमने अवार्ड दे दिया आपको तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 500 रुपये की इसकी फ़ीस है। तो चीज़ें समझने के लिए बेटर रहेगा कि आप पहले जॉब कर लें, फ्रेट फॉरवर्डिंग में, एक्सपोर्ट हाउस में, इंटर्नशिप में, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि काम करती कैसे इंडस्ट्री। मैं तो इनफैक्ट कहूँगा कि वो मैंडेटरी होना चाहिए, मैंडेटरी बिल्कुल। हाँ। आप पहले अगर आप डायरेक्टली जाएंगे, देखो सीखना तो है ही अल्टीमेटली, तो आदमी अपने अगर वो बिज़नेस खोल करके सीखने जाएगा तो अपना पैसा इन्वॉल्व करेगा, अपना सेटअप करेगा, अपने रिसोर्सेज, अपने लोगों का इस्तेमाल करेगा। स्टार्टिंग में अननोन लोग भी साथ नहीं देते, तो आप कहीं ना कहीं उनके एक भरोसे को भी एक स्टेक पे लगाते हो, वो भी एक रिस्क है। और जो फाइनेंशियल वगैरह वो सारा रिस्क है। तो दूसरे के अपने रिसोर्सेज लगा के क्यों रिस्क से सीखना, दूसरे के यहाँ जॉब करोगे वहाँ सीख लो। सबसे बढ़िया बात यह है कि सीखने का पैसा ही मिल रहा है।
सीखने के हिसाब से ऐसा ही मिल रहा है, और यानी कि knowledge- एक सेफ लर्निंग हो गई काइंड ऑफ। और नॉलेज मिलेगी एक्सपर्ट से जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसकी कंपनी का टर्नओवर 100, 50, 200 करोड़ कुछ तो होगा, तो यू आर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सन, ये भी एक बड़ी बात रहती है। तो आपने कितने साल सीखा? हमने लगभग 9 महीने मैंने सीखा, 6 महीने अंकुर भाई ने जॉब की थी, तो पहले इन्होंने क्विट की फिर मैंने की। तो उसमें ओवरव्यू पूरा मिल गया था हाँ कि हाँ एक्सपोर्ट ऐसे होता है, मैं ऐसे Actually कर क्या लूँगा? था, हम जॉब से पहले ही काफ़ी होमवर्क करके घुसे थे। हाँ। हम किसी नए दूसरे आदमी को रिकमेंड नहीं करेंगे 6 महीने या 1 साल का टाइम पीरियड, कम से कम 2-2.5 साल एक मॉडरेट टाइम पीरियड है चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि सिर्फ चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन ही समझना काफ़ी नहीं होता, आपके कुछ नेटवर्क्स भी ज़रूरी हैं। हाँ, बिजनेस में आप जानते हो आकाश भाई, चैलेंज आते हैं, है ना? तो अब उस चैलेंज से आप हर चीज़ अपने ऊपर लग के नहीं कर सकते, आपको उसके लिए लोग चाहिए जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। तो उसके लिए अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके शिपिंग लाइन में, डॉक्यूमेंटेशन में, CHA, इन सब से नेटवर्क बन जाता है, तो हेल्प हो जाती है काफ़ी। और आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा सीखने के बाद? सीखने के बाद मतलब चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर होती हैं। कभी जैसे होता है ना, कोई फ्रॉड हो गया, कोई स्कैम हो गया, वो चीज़ें नहीं हो पाती। कस्टम में कैसे बात करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट बनेगा, वो सब चीज़ें हमें पहले से ही क्लियर रहती है एटलीस्ट, कि हमें ये चीज़ ऐसे बनानी है, ये प्रोसीजर है। जहाँ प्रोसीजर लैक होगा वहीं आदमी लॉस खाएगा, तो वो लॉस हमें बचाता है जो नॉलेज हम लेके आते हैं उस चीज़ से। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे कोई एक नया एक्सपोर्टर है, अगर कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है, अगर वो ये देख रहा है कि यार मेरे नेटवर्क्स नहीं है और मैं कहीं पे ऐसे जॉब नहीं कर सकता, कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो ही है कि वो नहीं पहुंच सकता, तो वो उसको एक्सपोर्ट सीखना, वो कैसे जाएगा, वो कैसे सीखे? आकाश भाई, इसमें देखो, इसमें जितना एफर्ट हो सकता था वो ऑलरेडी करके बैठा होगा, और वो एफर्ट होता है यूट्यूब। आदमी आजकल की डेट में उसे कुछ भी करना होता है वो YouTube ऑनलाइन करता हर है एक चीज़ सबसे सीख पहले, सकता है। ना? अब ऑनलाइन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ ना यूट्यूब पे उनकी बात हो सकती है, ना यूट्यूब पे वो चीज़ डिस्कस होती है। यूट्यूब पे उसको ये समझना होगा, जो एक पोटेंशियल एक्सपोर्टर है भाई, जो स्टार्ट कर रहा है, कि यूट्यूब पे जो भी कंटेंट बन रहा है वो उस चीज़ को ध्यान में रखे बना जाता है कि व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? जैसे खैर हम आपके पॉडकास्ट पे कर रहे हैं, या तो हम एकदम रॉ टॉक कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी होते हैं वो एकदम बहुत प्लान तरीके से चीज़ें करी जाती हैं, है ना? लेकिन आप ऑन ग्राउंड उस चीज़ को समझना चाहते हो तो आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा। आप रूम से बैठ के एक्सपोर्टर नहीं बन सकते। एक्सपोर्टर बनने का मतलब क्या है ना, कि जैसे ही लोग मानते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर में कहीं से ट्रेनिंग लिया, मैंने एक कंटेनर निकाल दिया या LCL निकाल दिया, मैं एक्सपोर्टर हो गया। ये अगर आपको फैसिनेशन चाहिए तो ले लो, बट एक्सपोर्ट मतलब आप बिजनेस चाह रहे हो, कैरियर सेट करोगे, कंपनी बनाओगे, टीम चलानी है, तो वो ऐसे नहीं होगा। वरना होने को ऐसा काम घर से बैठे लोग मीशो पे बेच दे रहे हैं, कोई ऑनलाइन भी बेच देगा, बाहर बेच दोगे आप एक डब्बा अपना, उससे क्या हो जाएगा? मेरा मानना ये है कि अगर कोई एक्सपोर्ट बिजनेस को है ना, वो देखते हैं एक छोटा सा बिजनेस है जिससे मैं पैसा बना लूँगा, लेकिन एक्सपोर्ट बिजनेस में भी पूरी एक कंपनी सेटअप करनी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो कंपनी ऐसे ही सेटअप करनी पड़ती है जैसे कोई आज के टाइम में कोई बड़ी हाँ, उससे एक्सपोर्ट बल्कि अच्छे तरीके से करनी सेट पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी पूरी एक टीम वर्क होती है, आपको अपना स्टाफ रखना पड़ता है, पूरी एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है, CA रखना पड़ता है, तो और सर डोमेस्टिक काम से ज़्यादा कंप्लाइंसेस हैं एक्सपोर्ट के काम में। तो चीज़ें बिल्कुल प्रोफाइल पूरी मेंटेन हो आपकी। आपका प्रोडक्ट क्या है, फिर उससे रिलेटेड आपकी BRC डॉक्यूमेंट, ISO, आप कौन से स्टैंडर्ड का करा रहे हो रेडी, ये सब, इन सब चीज़ों के खर्चे हैं। अगर आप एक रूम में बैठे हो और मान लो फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो वगैरह कुछ देखा कि मेरे प्रोडक्ट में क्या सर्टिफिकेट लगते हैं, और उस वीडियो में उसने बता दिया। अब मान लो वो वीडियो बनी है 3 साल पहले, 3 साल में कुछ अमेंडमेंट हो गया हो, लॉ तो चेंज होता रहता है, law change और होता रहता इंटरनेशनल लॉ में तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। आपका तो बैकग्राउंड है, आपसे बेटर कौन जानता है ना? तो 3 साल में वो चीज़ चेंज हो गई, लेकिन जो यूट्यूबर नया उसको देख रहा है, लड़का हो सकता है वो 12th क्लास में हो, 10th में हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, वो देख रहा है, वो इस चीज़ पे इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि ये वीडियो कितना पुराना है, कुछ चीज़ चेंज तो नहीं हो गई, या मुझे इसको अगर रेक्टिफाई करना है या क्रॉस वेरीफाई करना है तो मैं जाऊँ कहाँ? जाऊँगा। ये बिल्कुल सही बात बोली अंकुर भाई ने, क्योंकि जब मैं छोटा था 8-9 क्लास में, तो मेरे 3-4 साल वीडियो देखने में ही गए हैं। यूट्यूब की एक एक वीडियो एक्सपोर्ट की देखी पड़ी है, बट वो इतनी पुरानी और चीज़ें ऐसी हैं कि अब मैं देखता हूँ कि मैं क्या देखता था, क्योंकि वो कंटेंट और आज जो कर रहा हूँ मैं, वो बहुत अलग है। रिलेट नहीं करेगा, रिलेट नहीं आज के करेगा। टाइम से। तो जैसे आपने एक्सपोर्ट में इतने सारे प्रोडक्ट देखे होंगे कि सब्जियां भी उतर रही हैं, फ्रूट्स भी फ्रूट्स भी आ रहे हैं, सारी चीज़ आ रही है जी। तो आपको कैसे लगा कि यार मेरे को इस वाले प्रोडक्ट के साथ जाना है? डिस्पोजेबल का एक्चुअली क्या है सर, इसका रास्ता शुरू से इतना स्पेसिफिक नहीं था, हम क्लियर नहीं थे प्रोडक्ट को लेके।
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है वैसे। ये क्लियर नहीं था कभी। सबको ये रहता है यार, एक है ना ऐसी सीरीज बना दो जिसमें प्रोडक्ट का पता चल जाए, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें। कि सर ने बनाई ये वीडियो जिसे यूट्यूब पे हमारी product बता इंडस्ट्री दिए। में कहते हैं मैजिक प्रोडक्ट, मैजिक प्रोडक्ट कि कुछ ऐसा हाथ लगेगा। कि एक मैजिक प्रोडक्ट मिले और मैं कुछ रातों रात उसकी सेल बरसने लगे। और कुछ ऐसे भी तो है वीडियो जिसमें कहते हैं आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन, ये सबसे 1000% गलत प्रॉफिट। तरीका है, ये सबसे गलत तरीका है एक्सपोर्ट में कि भाई तुम मार्जिन के ऊपर प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हो। क्योंकि मार्जिन लेने वाले देखो 100% भी ले रहे हैं किस चीज़ में, और लेने वाले 5 या 2% पे काम भी कर रहे हैं चावल वाले। तो वो डिपेंड करता है कि आप ले क्या रहे हो, आपकी लोकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए वो 100% वाला प्रोडक्ट बना पड़ा है। फार्मा में मार्जिन है, अब फार्मा ना मैं कर सकता ना आप कर सकते, नॉलेज नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, बहुत चीज़ें रहती हैं। आपके व्यूअर्स को मैं यही चीज़ कहूँगा कि जैसे आप चाहे यूट्यूब वीडियो देखें, है ना, या किसी बाहर जाके किसी पर्सन से मिलें, मेन चीज़ ये होती है उस बात को समझने से पहले उस इंसान के इंटेंट को समझना, कि अगर वो बोल रहा है तो किस इंटेंट से बोल रहा है ना, कि भाई इसका इंटेंट ये है कि मैं मिल के इसके साथ काम कर लूँ, या कोई यूट्यूब बनी है, अब उस यूट्यूब वीडियो का इंटेंट ही व्यूज़ का है, तो उसका कंटेंट एकदम डिफरेंट होगा। उसमें बिल्कुल हाइप करी होंगी चीज़ें, 1000% मार्जिन है, इस प्रोडक्ट को तो आज ही कर लो, उसमें फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अब फोमो छोड़ दिया तो क्रिएट फिर करा कभी नहीं जाएगा उस मिलेगा। प्रोडक्ट को लेके। लोग बना रहे हैं ऐसा गोबर का बना रहे हैं कि गोबर बहुत जा रहा है, यूएई में चला गया, और 400 इतना करोड़ नहीं का। जा रहा अभी। हमने करा पड़ा है खुद, कुछ भी नहीं है, कंटेनर 2 लाख का बन जाता है, क्या मार्जिन निकालेगा इसमें आदमी, हमने भेजा पड़ा है वो। और हेडेक इतनी ज्यादा है, हाँ बिल्कुल है। पेमेंट आ रही है नहीं आ रही है, क्या आ रहा है। फिर वो समुंदर में जा रहा है, उसमें उसमें मॉइस्चर पकड़ लिया, 2-4 बार बारिश हो गई, कंट्री मॉइस्चर आ गया उसमें, क्या करें। वो तो वहाँ पहुँच के आदमी कहेगा इससे मैं सुखाऊँ अपनी फैक्ट्री पर 2 दिन 10 दिन तो वो चीज़ है। फिर वो सुखाएगा, 10 दिन बाद लैब टेस्ट करेगा, फिर उस पर लाइबिलिटी फंसेंगी कि भाई आप 10 दिन बाद क्यों करा रहे हो, आपका कार्गो तो शिपिंग मिल पे डेट दिखा रहा है, आपने तब रिसीव कर लिया, तो वो 10 दिन का क्या रीज़न देगा लैब में कि भाई आपने इसमें कुछ कंटामिनेट कर दिया हो, कुछ मिला दिया हो। वो ये कहेगा नहीं मैं सुखा रहा था धूप में इसको। गीला हो गया था ये। तो ये चीज़ें यूट्यूब उस पर नहीं डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ फिर फोमो क्रिएट नहीं करेंगी ना, ये तो व्यूअर्स को रोक देंगी अटेम्प्ट करने से। और अटेम्प्ट करेंगे तभी तो कोर्स चलेंगे और चीज़ें चलती हैं। तो उस चीज़ का भी एक देखना पड़ता है बंदे को कि मैं देख किसको रहा हूँ। देख किसको रहा हूँ, तो इंटेंट को समझे आदमी, पहले थोड़ा सा फोकस करे इंटेंट पे कि हाँ ये चीज़ है। इसी चीज़ में नया नहीं चल गया आजकल की, लोग सोच रहे हैं कि बस मैं रील देख लूंगा और उसमें 40 सेकंड 50 सेकंड की एक रील है, उसमें उसने जर्नी बता दी कुछ अपनी और उसके पीछे पीछे हो लिया अब ये जनरल बात है। वो एक्चुअल में बंदा करता भी है कि नहीं करता है, या वो किस पर्पज से रील बनाता है, या आप उसके उसमें फिट आएंगे नहीं आएंगे, ये पता ही नहीं है किसी को। तो जो मैं मोटिव बता रहा था कि ये मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी में जॉब इसलिए आपको आके आप खोल देगी। रिलेट कर पाएं, और एक माइंड वो रिलेट कर पाएगा जिसके पास 2-3 चीज़ें हों उसके सामने। अगर किसी के पास रखी ही सिर्फ एक चीज़ है, वो तुरंत उसको लेके कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि हाँ ये है तो सही, ऐसी तो करना है, सब कर रहे और हैं, हो जाएगा। मैंने देखा था यूट्यूब पे। लेकिन इसके पीछे का हार्डवर्क नहीं पता किसी को, नहीं पता नहीं क्योंकि ये भी अब जैसे बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं, उनके पास बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, ठीक है, कि हमने ऐसे ऐसे XYZ कंपनी बना दी ऐसा, लेकिन जब वे बताते हैं कि कंपनी हमने बनाई कैसे, हमने 16 घंटे काम करा, 18 घंटे काम किया, ये सच्चाई है बिल्कुल। और एक्सपोर्ट बिजनेस की कंपनी बनाने में भी इतना ही टाइम। इससे ज़्यादा बल्कि, क्योंकि 24/7 मार्केट खुला है आपके लिए दुनिया में कहीं ना कहीं। अब काम करना है, जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लोग इतना, इसने आज इतनी टर्नओवर कर ली 5 करोड़ 10 करोड़, लेकिन उस 5-10 से पहले उसने कितने महीने निकाल दिए, कितनी रात निकाल दी, पता नहीं है किसी को। वो चीज़ नहीं देखता बंदा। मेरे को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है जब कोई लोग बोलते हैं ना कि हाँ आप अपनी जॉब करते रहो और और साथ में कर लो। सिर्फ दिन में आधा घंटा देना है और एक्सपोर्ट बिजनेस आपका हो जाएगा, आप शुरू कर लोगे। इसीलिए मैंने बोला ना कि जिस एक्सपोर्ट का आप एक्सपोर्ट मान रहे हो कि मैंने एक बार जिंदगी में भेज दिया बाहर, तो ऐसा आप फेंक ही दोगे यार बॉल कहीं ना कहीं। लेकिन आपको प्रॉपर बिजनेस करना है तो वो जॉब और उसके साथ नहीं होगा कभी घर से। कॉन्टिन्यूटी की है। कंटिन्यूटी की है कि बिजनेस क्या होता है यार, रोज मेरा काम चल रहा है, टीम आ रही है, प्रोडक्ट जा रहा है, कंटेनर जा रहा है, ये होता है एक्सपोर्ट बिजनेस। जहाँ पे आप अपने बिजनेस के स्टैट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जैन में मैं इतना बिजनेस करूंगा, फेब में इतना करूंगा, मार्च में इतना करूंगा। स्टेटस लगाने वाला एक्सपोर्ट अलग है कि एक बार लगा दिया मैंने भेज के। हाँ वो एक अलग चीज़ है। अगर आपको सिर्फ टैग लेके ही खुश होना है तो वो अपने IEC पे आप एक शिपमेंट कर लीजिए और वो आप एक्सपोर्टर हो गए। तो अच्छा, आप दोनों को कभी ऐसा लगा कि यार बहुत मेहनत है, रहने देते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस? ये आती थी फीलिंग शुरू में, कई बार आती है। तो क्या पुश करता था कि भाई एक्सपोर्ट करता रहूँ मैं, बिजनेस करना इसमें है तो देखो कई बार ना चीज़ें जो पर्सनल लेवल पे ज़्यादा पुश करती हैं, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे बहुत देश का भला करने जा रहे हैं हम, वैसा कुछ है या कोई मेंटेलिटी ऐसी बनी है, बट पर्सनल लेवल पीछे से भी चीज़ें पुश करती हैं अपने आप को। मेरे मतलब कुछ समय पहले क्या आते हैं मुझे, शुरू में जब हम काम 1.5 साल चला तो मैंने बताया 16 महीने में लगातार काम करते थे तीनों, 16-17 घंटे बैठे हैं, कोई काम नहीं आ पा रहा है। तो जब मैंने ये चीज़ बोली घर में कि यार अब हमें छोड़ देना चाहिए, बंद करना चाहिए, तो घर वाली तरफ से आता है कि यार हम तुझे अब जॉब करता नहीं देख सकते। बन जाती है पर्सनैलिटी बच्चे की ऐसी, यार बड़ी मेहनत की, इतना सब कुछ करा, इन्हें करना चाहिए आगे। तो उस टाइप की चीज़ें आगे मोटिवेट ज़्यादा करती है बंदे को।
मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अब नौकरी कभी करनी नहीं है ना, मैं करने दूंगा। अब वो आदमी इसमें मेहनत करे, उससे बेहतर है हम मेहनत कर लें। तो ये चीज़ है। और दीपांशु जिस बात को कह रहा है, खासकर ये उन फैमिलीज में ज़्यादा होता है कि जो ऑलरेडी सर्विस बैकग्राउंड से होती फैमिली, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें इतने लंबे टाइम पीरियड से जॉब और ये सब चीज़ें देखी होती हैं, वो उनसे फ्रस्ट्रेट होकर के वो चीज़ देखना चाहते हैं कि भाई हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन उनको पता है ना यार कितना हार्ड वर्क रहता है, एक सैलरी में पूरा घर चलाना रहता है। वो कहते हैं कई बार कि भाई मतलब गरीब रहना भी बहुत ज़्यादा एक कष्ट का काम है और अमीर बनना भी कष्ट का काम है। कष्ट आप चुन लो, कौन सा चुनना है आपको। हाँ हार्ड, चूज योर हार्ड। मेरे हिसाब से क्या है ना, अब जैसे कोई गरीब बंदा है ना, हाँ तो उस गरीब बंदे के लिए सरकारी नौकरी बड़ी लुक्रेटिव है, बिल्कुल। क्योंकि उसको ये दिखता है यार मेरी जो फैमिली है वो सिक्योर हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी फैमिली में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपका घर की स्थिति ऐसी है ना कि आपका इस लेवल पे कि आपको रोटी पानी कोई दिक्कत है नहीं, इतनी टेंशन है नॉर्मल नहीं, भी चलता है, तो वो बंदे बिजनेस में घुस के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ट्राई मारना चाहिए। अगर उनको अंदर से ये है ना कि मेरे को बिजनेस करना है तो करना है, तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। सही बात तो मेरा अगला क्वेश्चन कि कितना टर्नओवर हो गया अब कंपनी का? अभी हमारा शायद पिछले महीने चेक किया था तो मेरे को शायद 5 याद है लास्ट। 5.5 5 CR, 5.5 CR। 5 करोड़ का? हाँ, इसी ईयर का है, हाफ हो गया, आधा और बचा, भी देखते हैं। अच्छा, स्टिल काउंटिंग, अभी काउंट और अभी कितना एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड तो ये सर 9 या 9-10 के आसपास क्लोज होगा। एक्सपेक्टेड इतना? यस। अच्छा, स्कैम्स आपके साथ हुआ कभी? स्कैम्स तो मतलब एक्सपोर्ट में नहीं कर पाए, पर ट्रक वाला कर गया कोई। अंकुर भाई के साथ हुआ था, बताएंगे। मैं एक एलसी का भी स्कैम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बताओ आपके साथ आप क्या बताओ स्कैम भाई हुआ? कौन सा स्कैम होता। नहीं खैर, हमारा एक्सपोर्ट के पार्ट में ही है, लेकिन है वो डोमेस्टिक ही। एक्सपोर्ट में बाहर की पार्टी का ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ था, क्योंकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा वेरीफाई कर करके चीज़ों को करते हैं, उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह सारी चीज़ें। तो बाहर की पार्टी ने तो नहीं किया। काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं, या तो कहो हमारी किस्मत अभी तक बहुत अच्छी है, हमें सारे प्रोफेशनल लोग मिले हैं बाहर। लेकिन इंडिया में ही एक ट्रांसपोर्ट वाले थे, उनका वो गुजरात से ही थे। तो किसी उस दिन क्या हुआ कि एक अर्जेंट ट्रक अरेंज करना था मुझे, मॉर्निंग में 7 बजे चाहिए ही चाहिए था। तो एक हमारा होता है ना, एक सबका एक पेट ट्रांसपोर्टर होता है, जिसको हमें कभी भी ट्रांसपोर्ट का काम करना होता है, उसे हम कॉल लगाते हैं। किसी कारणवश वो कहीं बिजी हो गया या मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो फिर मैंने किसी नए आदमी को ट्राई किया। तो मैं उसी ट्राई में मैंने 2-3 जगह कॉल लगाई। अब वो मेरा नंबर पता नहीं ऐसी कहाँ किस जगह चला गया, मेरे पास फिर से कॉल बैक आता है कि सर आप ऐसे ट्रक ढूंढ रहे हो, कि हाँ मेरा ही है, मैं अपना पर्सनल चलाता हूँ और मेरा ट्रक रिटर्न में जा रहा है। आपको पता है रिटर्न में ट्रक सस्ते जाते हैं। तो मैंने कहा भाई रिटर्न में जा रहा है, एकदम खाली है क्या? हाँ खाली है। मैंने कहा ठीक है, तो आप एक काम करो, सुबह 7 बजे यहाँ लग जाना। तो उसका ये था कि सर मैं लग तो जाऊँ, लेकिन मेरे को पैसे वैसे का कुछ हो गया था लफड़ा, और मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा कुछ टोकन डाल दो डीजल के लिए। तो मैं डीजल वीजल डलवा के आ जाऊँ। मेरे पास पैसे नहीं है। तेल भी हमें डलवा रहे हो उसमें? हाँ, कि मतलब दूर खड़ा है और 5,000 के तेल में आपके घर तक आ मैंने जाएगा, कहा देखो फैक्ट्री तक। ऐसे होता तो नहीं है, पर मैंने कहा चलो ये नया बंदा है, हो सकता है हम पे भरोसा ना कर रहा हो। तो वो कहते हैं ना कि बड़ा हाथ थोड़ा छोटे हाथ पे भरोसा दिखाता है। अब वो क्या हम पे भरोसा दिखाएगा? मैंने कहा हो सकता है इस पे ना हो पैसे। तो मैंने उठा करके उसको 4-5 हज़ार रुपये उसके डीजल के लिए डाल दिए कि भाई तू सुबह यहाँ तक आ जा। तो वो सुबह वहाँ पहुँच के पेट्रोल पंप पे वहाँ फ़ोन करता है कि अंकुर भाई मैं पेट्रोल पंप पे पहुँच गया हूँ और पेट्रोल भरवा रहा हूँ, बस 15 मिनट में मैं आपकी लोकेशन पे आ जाऊँगा, ये है वो है, और आप ये बताओ मेरे को कहीं मतलब आपका सामान कैसा है? मैंने कहा भाई सामान तेरे को पता तो है, तो तेरे को रात ही बताई थी कि पेपर का है और भीगना नहीं चाहिए, और उस टाइम बारिश का मौसम वैसी था। हाँ, पेपर कब से मालदीव के कि लिए। सर भीगने का ऐसा है कि उसमें जो मेरी तिरपाल है वो थोड़ी सी लीक कर रही है। हाँ, अब मुझे वो अर्जेंट खरीदनी पड़ेगी, मैं वापस नहीं जा सकता अपने गोदाम पे दूसरी लेने। और पैसा दो। हाँ, तो आप तिरपाल के पैसे मुझे दे दो, मैं लौटते ही आपको कैश दे दूंगा, मेरे पास कैश रखा हुआ है। मैंने कहा भाई तू कैश उसी को दे दियो। अरे नहीं सर, वो मैं किसी से लूँगा, उसने से करके कहानी घुमा दी। फिर मैंने कहा यार, और मुझे दिख रहा था कि ये माल बस निकलना चाहिए, निकले यहाँ से। मैंने कहा भाई तू तिरपाल के पैसे पकड़, तू आ यहाँ पे। मैंने कहा अब ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहा है, कल कुछ बात भी हो गई तो उसे मैं पंप पे ही पकड़ लूँगा जाके, है ना। और पंप का भी उसने एड्रेस मुझे एकदम सही दिया कि भैया इंडियन ऑयल वाला है और मैं इस पे ऐसे खड़ा हूँ, यहाँ 3 पंप है। मैंने कहा इसका मतलब ये खड़ा है, इसे पता है वहाँ का। तो फ़ोन करके मैंने उसको और 3-4 हज़ार रुपये और डाल दिए, तो 9,000-10,000 रुपये के आसपास उस पर पहुँच गए। 22-23 हज़ार 25 हज़ार रुपये का काम था उसका टोटल। तो 10,000 रुपये डाल दिए। उसके बाद मैं उसे फ़ोन पे फ़ोन लगा रहा हूँ, ना कोई ट्रक आया, ना कोई बंदा आया। और फिर मैंने वो डिटेल्स देखी, मैंने उससे डिटेल्स मंगाई थी, ट्रक का नाम, नंबर, उसकी आरसी वगैरह। फिर हमने कुछ लोग भी भेजे थे वहाँ पे। हाँ,
लोगों को भेजे। ट्रांसपोर्ट ऑफिस पे फिर मैंने जब कुछ वो नहीं हुआ कंपनी की डिटेल भेजी ना मुंद्रा पोर्ट पर जहाँ ट्रक जाना था, हाँ। वहां से पता चला कि ये कंपनी स्कैम ही कर रही है, स्कैम ही करती है प्रॉपर। ये प्रॉपर लफड़ेबाजी है। और वहाँ पे कई लोग पहुंचते हैं उसको पकड़ने पीटने, तो वहाँ वो है ही नहीं, गायब है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वो बड़ा एडवांस पता नहीं उन्होंने क्या सिस्टम लगा रखा है कि कोई भी गूगल पे आके या कहीं भी सर्च मारेगा ना नियर बाय ट्रांसपोर्टर तो मी सबसे ये वो पहले आता करके, है तो उन पे लीड जनरेट हो जाती है उस चीज की, और वो फिर कॉल बैक करते हैं उस आदमी को, वो उसको मुर्गा बना, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ परफॉर्मा भेजेगा आपको, हाँ। गाड़ी नंबर भेजेगा, फोटो भेजेगा, सब भेज के बनाते हैं। कि सर मेरा ये ट्रक है, ट्रक की फोटो भेजेगा, बगल में बंदा खड़ा ट्रक के लुंगी में अपना, और ट्रक भेज तो दिया। अब हम समझेंगे, अब कोई कितना ही दिमाग लगाएगा उस चीज पे कि अब मैं ऐसी कोई बैठ के पकड़ेंगे अब ये फ्रॉड है कि नहीं है। भाई हम जो दिन रात भेज रहे हैं ठीक है भाई, तू भी है, तू भी लिया ट्रक यार निकाल, अब वो आया नहीं सुबह। तो एक ये हुआ था, उस दिन से लगा, फिर हमें चीज समझ में आई कि भाई जिस ट्रांसपोर्टर को जानते हो उसी के साथ काम करो, चाहे एक दिन लेट चला जाए माल। हाँ, इस तरीके से। आपके साथ एलसी के साथ हुआ है कुछ स्कैम? नहीं, एलसी पे काम नहीं करा, हमेशा एडवांस पे करा है। वैसे एलसी के साथ भी स्कैम काफी होते हैं हाँ, लोगों बहुत के होते हैं एलसी एलसी के तो फेमस है, एलसी फेमस आपने सुना है सबसे कुछ बड़ा ऐसा? लूप होल है ट्रेड का। हाँ, आप बताओ आप कौन सी बता रहे थे वो एलसी वाली? साथ? उसमें क्या हुआ ना, एक एक अच्छा खासा उसका काम था, मैन्युफैक्चरर था, लेकिन उसको एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना था। उसको उसने ये सुना हुआ था कि यार एलसी जो है ना एक सेफ टर्म है, और मैं उसके हिसाब से अगर काम करूंगा तो मेरे को पैसे वैसे ही कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ऐसे ही एक बंदा आ गया दुबई से, स्पेशली आया, उसने पहले ही उसकी रिसर्च करी हुई थी मेरे को किसके पास जाना है। तो उस बंदे के पास गया और उसको बताया कि मेरे इतना इतना माल है, मतलब 2-3 करोड़ का माल था ऐसा कुछ करके, ठीक है। और उसने उसको बताया कि हमें ऐसी बाकी जो पेमेंट होगी वो एलसी पे कर देंगे हम। तो बोला ठीक है। तो इसमें एडवांस कितना देके गया था वो? 50%। हाँ, ठीक है। 50% नहीं, 50 लाख, 50 लाख इसके करीब आसपास उसकी पेमेंट थी। और बाकी माल जो था वो 2.5-3 करोड़ का बैठ रहा था। ओके, ठीक है। हाँ, बोला फिर मैं एलसी पे पेमेंट कर दूंगा, माल भेज दो। हाँ, तो उसने क्या किया, वो चला गया फिर वो अपने वापस, और उसने 1 महीने बाद है ना वो भेज दी एलसी उसको, और उसको कोरियर कर दी। ठीक है। और कोरियर करके उसके पास पहुंच गई एड्रेस पे। उसने देखा हाँ यार एलसी है, पूरी सारी चीज़ें पढ़ी, हाँ एलसी ठीक है। उसने ऐसे रिलीज़ कर दिया, कार्गो चला गया। पता चला वो एलसी फेक थी, क्योंकि एलसी आती है हमेशा बैंक के थ्रू। बिल्कुल, उसमें मीडिएटर ही होता है बैंक, वही तो गारंटी देता है। उसको ये पता नहीं थी, उसको बाद में पता चला कि एलसी कभी ऐसी आती नहीं है डायरेक्ट, कोरियर आपके घर आएगी नहीं, सबसे पहले बैंक के पास आएगी, और बैंक आपको कॉल करेगा कि यार एलसी आ गई है बताओ आप। वो एडवाइजरी करते हैं फिर कैसे क्या करना है। करेक्ट। उसको पता ही नहीं था, उसका 3 करोड़ का लॉस। लोग तो बैंक के अंदर खुली हुई एलसी के बिहाफ पे माल निकाल दिया। हाँ, अच्छा, जब ही तो उसका माल अपना वो ले गया वो सारा। पहुंचने के बाद वो मैं बता रहा था ना, दूसरे देश में आप कुछ कर नहीं सकते। वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक दिन का वेट करके उसी नकली एलसी कोई बैंक को दिखा देता कि भाई साहब आप पैसे दे दोगे मेरे को इस बिहाफ पे, वो बैंक उसको डाउट क्लियर नहीं, कर लोग देता। करने वाले असली एलसी पे भी कर देते हैं। यानी जो बैंक से आती है एलसी भी 8-9 तरह की है, उसमें भी क्लॉज बहुत सारे हैं। तो लोग एलसी साइट यूजान समझते ही नहीं है, वो भेज देते हैं, माल चला जाता है, वहाँ पे क्लॉज लिखा होता है कि मुझे माल पसंद नहीं आया तो मैं रिजेक्ट करूँगा, रिजेक्ट करके पेमेंट मर जाती है। तो बैंक के थ्रू भी स्कैम हो जाता है एलसी से। तो उसमें ये हो जाता है कि बैंक तो लायबल है ही नहीं पे करने के लिए, रिवोकेबल आपने कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने क्यों करी। बिल्कुल हाँ, बैंक उसमें लायबिलिटी नहीं ले रहा, वो बस एक अथॉरिटी बन के बैठा है कि सब कुछ सही रहा तो वो बस एक ट्रांजैक्शन को इधर से उधर कर रहा है, और उसमें बीच में अपनी वो चार्जेस लेता है, वो कन्वर्जन चार्ज जो भी है, वो जो सर्विस चार्ज जो रहता है, बिल्कुल। वो तो बीच में एक बस एक मीडियोकर का जो काम करता है। बिल्कुल। तो आपका फर्स्ट जो क्लाइंट था उसके साथ कैसी डील हुई, कैसे ढूंढा? सबसे पहले तो ये बायर कैसे ढूंढा? कैसे ढूंढना? हाँ, बायर का सर ऐसा है, जब जैसा दीपांशु भी बता रहा था कि हमें शुरू के 16 महीने 17 महीने कोई बायर नहीं मिला था, तो 16 महीने के दौरान शायद ही ऐसा कोई तरीका होगा जो हमने छोड़ा हो। हाँ, एम्बेसी डेटा, पोर्ट डेटा, आपका B2B पोर्टल, आप आपका यकीन नहीं मानोगे, इंस्टाग्राम, हम एम्बेसी के गेट से तक लौटे। उन्होंने अंदर नहीं बिठाया हमें। हाँ, कि मतलब यहाँ तो अपॉइंटमेंट चाहिए था, नहीं पता था, हमने सोचा जाएंगे हेल्प मांगेंगे, हमारी हेल्प हो जाएगी। उन्होंने हमें बाहर से भेज देगी, अपॉइंटमेंट लेके आनी पड़ती है। फिर मेल्स वगैरह गई तो अपॉइंटमेंट नहीं आई, पर डेटा आया। बट इस बात को काफी टाइम हो गया, तो 3 साल पुरानी। अब तो वैसे थोड़ा सा काफी सपोर्टिव है। हाँ, अब सपोर्टिव है। अब सब वो तब हमें वो कहते हैं ना कि एक मदद लेने का भी एक तरीका होता है। वो पता नहीं था, वो पता नहीं था हमें। हम सीधा पहुंच गए वहाँ दिल्ली। हमें ये था कि रिसेप्शन वहाँ पे कुछ होता होगा, वो बुक करते होंगे, अंदर बातचीत हमारी करा देंगे और लोगों हम से, बाहर ले लेंगे वहाँ से। फिर वहीं के जो गार्ड बैठे होते हैं उन्होंने समझा दिया था कि यहाँ तो भैया अपॉइंटमेंट के साथ ही होता है, ऐसे नहीं होता है ना। तो एक एम्बेसी की हेल्प ली थी हमने,
ठीक है। उसके बाद में जब वहाँ के जो काफ़ी अच्छे अथॉरिटी पे डेजिग्नेशन पे लोग हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सही गाइड किया कि इस तरीके से अगर आप एज अ मर्चेंट में आप स्कोप ढूंढ रहे हो तो इस तरीके से आप अप्रोच करो। फिर ये आपका फीओ वगैरह होते हैं, उनके डायरेक्टर से हमारी बात हुई थी। हाँ, तो उन्होंने समझाया था कि भाई इस तरीके से हम उस पर ट्रिप्स पे लेकर के जाते हैं, डेलीगेशन जिन्हें कहते हैं ये लोग। डेलीगेशंस को अरेंज करते हैं, आप उसमें पार्ट लो, उससे भी हो जाता है। और ऑफलाइन के तरीके वही गिने चुने हैं, आप कुछ नया अभी नहीं बना सकते। आपकी ईमेल मार्केटिंग हो गई, इंडिया मार्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टा हो गया, आपको सोशल हैंडल्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे। हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में। ये वैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, वो अपनी content प्रेजेंस ही creation शो नहीं कर आजकल रहे हैं, वो सामने वाला कैसे ट्रस्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है आज की डेट में। जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखना चाहिए ना आपको मार्केट में आप असली काम कर रहे हो कैसे कर रहे हो। चीज़ें क्योंकि दिखाओ, अपनी पैकिंग सर दिखाई ये तो उस पे लास्ट भरोसा 10 होगा। ईयर्स 15 ईयर्स में ये ट्रेंड बहुत एकदम ड्रेस्टिकली चेंज हुआ है। इससे पहले एक्सपोर्ट में क्या था कि 15 साल पहले आप चले जाओगे, एक तो बिजनेस हो रहा था दो तरीके से कि एक तो आपका ट्रस्ट है, भाई मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने अपने किसी उस दूसरे पर्सन को मैं ट्रस्ट करता हूँ, या मैंने अपना ही कोई भाई या वो बिठा दिया वहाँ पर ले जा करके। या फिर दूसरी जो पार्टी है वो मेरी कंपनी की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल सारे रिकॉर्ड्स वगैरह वो चेक कर रही है कि ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल कितनी है, कितना अच्छा कर रही है, तब जा करके एक्सपोर्ट के ऑर्डर ये सब होते थे। अब क्या है, सारा कंटेंट का है, आपके प्रोडक्ट्स कितने ऑनलाइन अवेलेबल हैं, है ना, और आप जितना काम कर रहे हो उसे डेली लाइफ पे कैसे शोकेस कर पा रहे हो सोशल मीडिया पे, कंटेनर जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस में डील करते हो, ठीक है। आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं ऑनलाइन। मान लो आपने किसी क्लाइंट को कंटेनर डिलीवर किया, उनसे कुछ शॉर्ट वीडियोस वगैरह मंगा लो बना करके, है ना, 1-1.5 मिनट अनलोड करते हुए जैसे होती है। अनलोड कर। वैसे मैंने ऐसे देखा है कि अगर एक सिंगल प्रोडक्ट लेके अगर कोई चल रहा है ना और उसी का कंटेंट उसके इर्द गिर्द ही कंटेंट बना रहा है, उसको पुश कर रहा है, हाँ, नीश प्रोडक्ट एक तो काफ़ी अच्छे से गेन कर सकता है। बिल्कुल। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक्सपोर्टर बनना है, मुझे इस बिजनेस में आना है, वो 3-4 प्रोडक्ट लेके आ जाते उनकी वेबसाइट पे 5-5 6-6 इंडस्ट्री लिखी होती है, प्रोडक्ट तो भूल जाओ, उसके अंदर फिर खुल रहा होता है, कारपेट भी आ रहा है उसमें, इंजीनियरिंग गुड भी दिख रहा है, फिर फार्मा भी दिख गया, फिर सब्जी फल भी चिपक रखे हैं उस पर। तो ये भी तरीका है। हैं। फिर उस पर लिखते भी हैं कि हमारा 100 करोड़ प्लस टर्नओवर। हाँ हाँ, इतना भी फेक नहीं करना ना कि कंटेंट बना रहे हो आप कुछ भी डाले जा रहे हो, वो भी चीज़ देखनी पड़ती है। उस चीज़ को भी बायर समझता है। उस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये नया है या कैसा है, ये झूठा है। भाई आप सेलर ही तो नए हो, ज़रूरी थोड़ी है वो बायर नया हो। हम्म। अगर वो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस रहे तो वो समझ जाएगा कि ये वेबसाइट किसी नए आदमी ने बनाई है। और वैसे असल में ना बायर्स को तो पता नहीं कितनी मेल्स आती होंगी, दिन रात आती है, जैसे आप बताओ ना मुझे। उसका पूरे दिन का काम ही यही है कि चेक करना है कि नहीं, किसने check क्या नहीं करते। कोटेशन। कई बार क्या चेक ही नहीं होती, उन्हें जिससे काम करना वो खुद ढूंढते हैं। असली अगर बात क्या है कि कोटेशन बायर सर, खुद ढूंढता है। वही तो बात है सर, कोटेशन आपकी चेक भी हो रही है ना, तो भी आप बहुत अच्छे उसमें आ रहे हो, लिस्ट में आ रहे हो कि भाई तुम अच्छी लिस्ट में आ रहे हो, वरना कि तो आपकी मेल पहुंच कोटेशन रही है देखी बस। गई है। मेल देख ली, बड़ी बात है ये भी। वरना इतना सैचुरेट हो चुका है कि आपका मेल दिखना ही बड़ा वो हो जाता है। अपना आप में एक टास्क है तो जब हम मेल की सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं ना, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लेते हैं सब्जेक्ट लाइन कि को। सब्जेक्ट तो लाइन अलग कैसे दिखे अपने आप को? सर इसमें दोनों तीनों चीज़ें हैं। एक तो आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सब्जेक्ट लाइन में आपका प्रोडक्ट शोकेस हो जाए, पहली चीज़। दूसरा कि जो बंदा उसको खोल रहा है वो आपको पता होना चाहिए वो किस डेजिग्नेशन वाले बंदे पे जा रहा है मेल, ठीक है। हाँ, कईयों को ये पता ही नहीं रहता किसके पास जा रहा है। किसके कुल बात ये है कि मतलब रैंडम मेल ना पहुंचे, कि भर भर के मेल जाते हैं ना, वो नहीं, प्लान्ड मेल जाए। बल्क मेल नहीं। बल्क मेलिंग नहीं करनी, दिन में 50 डालो, 50 आपको पता हो किसको डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, क्या बेचना है, सामने कौन है। जिस दिन ये चीज़ क्लियर होगी ना, तो 50 में से आपकी 25 खुलेंगी, और जिस दिन वो खुल गई अपने आप लोग आपके क्या साथ करते हैं, खैर वो कहते हैं ना भाई सेल्स नंबर, तो वो वाला प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं होता। उनका क्या है कि भाई 50 की जगह 500 मेल लिखो तो अब 150 का रिप्लाई आएगा। ऐसा नहीं होगा। लॉजिक तो यही कहता है, पर आप ऑन ग्राउंड उसे करके देख लो, नहीं होता है। 500 के 150 रिप्लाई नहीं आएंगे। स्पैम आप मोड से 50 जाएंगे। लिखो, क्वालिटी मेल्स लिखो कि हमें पता है हम किस पर्सन को लिख रहे हैं, उससे क्या हमारी एक भी बार बात हुई है, नहीं हुई है। मेल डाला है तो उसको वापस से एक बार कॉल करके उसे डालो कि भाई हाँ हमने आपको मेल डाला है, उसे आप एक्नॉलेज कर दो एटलीस्ट। आप उसे वो मत करो, भले ही एक्सेप्ट मत करो प्रपोजल को, एक्नॉलेज तो करो उस मेल को। तो उन्हें 1-2 बार याद दिला दो फॉलोअप से, तो मेल पढ़े जाते हैं। फिर आपकी कोटेशन बहुत सही होनी चाहिए, ताकि वो अभी तो खोल लेगा आपके मेल को आपके कॉल करने की वजह से, नेक्स्ट टाइम खोलेगा नहीं खोलेगा। मान लो आपकी वो मेल ठीक नहीं थी, नेक्स्ट टाइम वो आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा, उसे पता है फ़ोन क्यों आ रहा है। वैसे और इसका भी एक चीज़ मतलब मैं बताना चाहूँगा, जैसे ईमेल वगैरह हो गई, ईमेल एड्रेसेस हो गए या कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई, ईमेल स्टोर करके रखना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा।
अगर जिस पे ईमेल का पूरा बैंक है ना, नहीं है, हाँ। ईमेल एड्रेसेस का पूरा बैंक है, तो बहुत कुछ कर सकता है बिजनेस में। हाँ हकीकत है। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा उनके पास क्या है, उनके पास ईमेल एड्रेसेस का बैंक है पूरा। वो भी वो भी डोमेन वाले क्वालिटी वाले। हाँ क्वालिटी वाले, जीमेल वाले नहीं, जीमेल एक्सपोर्ट में नहीं चलते। यहाँ पे डोमेन चाहिए होता है कि किस कंपनी से डायरेक्ट मेल आ रहा है मुझे, ये चीज़ मैटर करती है। लोग जीमेल से डालते हैं अपनी पर्सनल ज़्यादा से। रिलायबल है ना। अब आदमी क्या है कि वो जैसे आप बोल रहे हो ना कि रूम में बैठ के ही आदमी को मान लो कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, उसे एक रूम से ही एक्सपोर्टर बनना है, तो वो क्या करेगा, जैसे दीपांशु बता रहा है जीमेल वाली, वो जीमेल से आईडी बनाएगा क्योंकि वो फ्री में बनती है। और यहाँ बायर समझ जाता है कि यार ये सीरियस बंदा नहीं है, कम से कम कंपनी होती तो उसको रिप्लाई भी दे। हाँ, पैसे किस में लगते हैं? पैसे आपकी डोमेन वाली में वाली लगेंगे, मेल में हर लगते महीने हैं। चार्ज होता है उसका। मेरे ख्याल से कितना जाता है एक मेल का? 400, 450, 500 रुपये जाता है पर मंथ का। पर मंथ का जाएगा। हाँ, गूगल पे। अब आदमी उस 500 रुपये को बचाना चाहता है। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता, मैं आपको बताऊं। हकीकत ये पता ही नहीं होता। और पता भी होता है तो पता होने के बाद भी आदमी सोचता है कि पहले मैं जीमेल से लिखूंगा, पहले मेरे पे ऑर्डर आ जाए, फिर उसके मैं बाद करूंगा। मैं डोमेन खरीद लूंगा। वो छोटे पैसे बचाना चाहता है ना, एग्जैक्टली। छोटे खर्चे। छोटे बड़े हर तरह के, और ये वो ऐसे वो सोचेगा जो रूम में बैठ के एक्सपोर्ट करना चाहता है। जो वीडियो से सीख रहा है, जो एक्चुअल जॉब अब आप मार्केट में कह गया रहे नहीं हो कि मैं क्यों उसको जॉब को मैंडेटरी कह रहा था। जिस दिन वो फर्स्ट डे जॉब पे जाएगा तो उसे पता लगेगा, अरे मेरी जो कंपनी है इतनी छोटी, अभी जो इतने लेवल पे काम कर रही है, वो ही नहीं चला रही जीमेल की आईडी। उसको ये समझ में आएगा मेल होती कैसे है। मेल मार्केटिंग पूरी समझ में आएगी उसे। अब वो रूम से बैठ के अब आप सोचोगे नहीं मैं मेल मार्केटिंग भी अब मैं यूट्यूब से ही सीखूंगा, तो स्पेसिफिकली इतना वो नहीं एक्सपोजर है। और एक हमारे ब्रेन की भी कैपेसिटी होती है एक कंटेंट को स्टोर करके रखने की दिमाग में। आप ईमेल का भी देख लो, डॉक्यूमेंटेशन भी देख लो, यानी यूट्यूब से ही आप प्रॉपर वो बन गए, वो थोड़ा क्वाइट बहुत मुश्किल है। मतलब हम वैसे सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था? फर्स्ट क्लाइंट हमारा आया था वैसे इंडिया मार्ट से। मतलब उसे फर्स्ट नहीं कहेंगे, उससे पहले आए बहुत सारे थे। मुझे लगता है कि मतलब उनसे approach शायद किया था होता, उन्होंने। है ना, approach बट ये किया कि था ना। हम रेडी थे उस पे, उस टाइम तक हम हो गए थे रेडी। तो जब उन्हें अप्रोच किया तो उन्होंने कोटेशन मांगी, फिर हमने प्रोडक्ट ढूंढा कि हाँ ये चीज़ें हम वो बेचते थे, उन्हें प्राइस लिस्ट दी, उन्हें अच्छी लगी, देन वी गॉट द ऑर्डर। कम से कम सिंगापुर से ऑर्डर सिंगापुर का था वो, और 16 लाख वैल्यू थी उसकी फर्स्ट कंटेनर। उसके बाद तो बड़ी उसके बाद खुशी हुई होगी। फिर हाँ, फिर नहीं रुके, फिर चलता रहा काम, अच्छा चला, चीज़ें बार बार मिलती रही। वो सर हमने बिल्कुल वीडियो ऐसे था जैसे वो बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं होता कि मुझे ब्रेक मिल गया। हाँ, पहली फिल्म मिल गई, तो वो पहला कंटेनर हमारी पहली फिल्म की तरह था। हाँ, कि तो हमारी हमने उस पहली दिन फिल्म एक एक आई। बॉक्स अपने हाथ से मार्क करके चढ़वाया, सप्लाई के पास खुद पहुंचे, क्योंकि हमारी कुछ मैन्युफैक्चरिंग गलती ना हो जाए उसमें। कि गलती ना हो, कुछ उस कागज पूरे कंटेनर बनाए। में हर एक कार्टन हम खुद अपने हाथ से लेबल कर रहे थे, खुद ही टेप लगा रहे थे, खुद ही पैक किया हमने वो पूरा कंटेनर। माल चेक करके कि अंदर सही तो जा रहा है ना, वहाँ जाके पता चल रहा है कुछ और ही पहुंच रहा है। क्योंकि हमें ये था कि जिस पार्टी पे पहली बार जा रहा है वो हमें रिपीट ऑर्डर दे, क्योंकि हमें पता है उस पहले कंटेनर को लाने में कितनी कितनी मेहनत लगी है। सबसे मेजर चीज़ है कि आपकी स्टफिंग कैसी है, आपकी क्वालिटी कैसी हाँ, है, हाँ। आपकी पैकेजिंग कैसी है। बिल्कुल और लोग इन पे ध्यान नहीं देते कई नहीं बार। देते। वे सोचते हैं कि हाँ पैकिंग ही तो है, इसमें क्या करना है, हमारा माल हो गया, हमारी डील हो गई, बात खत्म। और अच्छी बात ये रही कि वहाँ जब कंटेनर पहुंचा तो फोटो वीडियोस भी आई, एक भी कंटेनर डैमेज नहीं था। मतलब कार्टन जो भी है, बॉक्सेस सब प्रॉपर कंडीशन में पहुंचा है, कोई भी सीलन नहीं, कोई कुछ नहीं। उनका माल मस्त बेचा उन्होंने और काफ़ी अच्छा रिव्यू भी दिया। आपका कभी ऐसा हुआ है कोई कंटेनर जा रहा है उसमें कुछ डैमेज प्रोडक्ट मिल गए? मतलब हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार होता है। रैली की 2-3 डब्बे जो कोने में होते हैं वो गेट बंद करते हुए टूट गए या कुछ हो गया, इतना चलता है। बहुत ही माइनर है तो फिर भी कि 1-2 डब्बे टूट गए 1200-1300 कार्टन में से। वो क्या होता है, जैसे सर जब कंटेनर की स्टफिंग होती है ना, तो कार्टन्स को पर्टिकुलर आपको ध्यान में रख के उतने डायमेंशन से डिज़ाइन करना चाहिए कि कार्टन का वो कंटेनर का पूरा स्पेस गिर जाए। अगर कंटेनर में स्पेस छूट गया थोड़ा सा भी साइड में, तो जब वो वेसल पे चलता है तो हिलेगा वो अंदर, कंटेनर हिलता है, तो वो जो स्पेस है उसमें उस डिब्बे को जगह मिल जाती है मूव होने की, और डैमेज होने की। मूव हो करके डैमेज होता है वो। बिल्कुल। और मैंने ये देखा अमेरिका ज़्यादातर जैसे डिस्पोजेबल हो गए, प्लेट्स हो गए या अरेका प्लेट्स वगैरह, वो हाई क्यूब डिमांड करते हैं। हाँ, क्योंकि इससे हाई क्यूब में ही जाता कॉस्टिंग का भी फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब उसमें फिर बहुत महंगा पड़ेगा आपको। कहाँ पे आपका 1 रुपये का भेजने में 2 रुपये लग जाएंगे, लेकिन आप हाई क्यूब कर दोगे तो वो इक्वलेंट आ जाएगा। तो चीज़ें उसमें अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव निकलती हैं हाई क्यूब में आपकी। अच्छा जी, मतलब जितना बड़ा वॉल्यूम उतना आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन बचेगा ना, उसमें नंबर ऑफ पीसेस बढ़ खास गए। करके हमारे प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। वेरी भी करता है। हाँ, अब कोई बोलते गोल्ड भर के भेजना है मुझे कंटेनर, तो उसका अलग मामला है। उसमें क्या इतनी से बॉक्स में लाखों का माल आ गया, हाँ, ये भी चीज़ है। तो आपको ऐसा कभी लगा कि यार ये जो कंटेनर है
इसको भी रेंट पे दे दिया जाए। हाँ बिल्कुल लगा हमें पर हमें उसकी सच्चाई पता चली तो फिर नहीं करा वो। कुछ है नहीं वैसे। कुछ नहीं है, इसमें क्या कंटेनर आएगा 5-6 लाख का आपका, और रेंट उसका आपका 10,000 भी नहीं आता महीने का, उससे भी कम, शायद 5-1 हज़ार रुपये आता है और monthly। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं कि इसमें 50-60 हज़ार रुपये 50 to 60 के ये आपको वही चीज़ रेंट है ना मिलता सर, है। हर जो लोग कुछ भी बोलते प्रोडक्ट हैं पे 1000% मार्जिन बोलते हैं, हाँ वही लोग। वो चीज़ है ये। कंटेनर रेंट पे देना वगैरह ये सब होता काम तो सारे फॉर्डर ही कर लेते, वो ला के क्लाइंटों को नहीं बताते कि लाओ हम आपका माल पहुंचाएंगे, इतनी नहीं इन्वेस्टमेंट लगाई दे देखो, दिया। काम तो है ये, ऐसा नहीं है काम नहीं है, वरना कंटेनर आ कहाँ से रहे। लेकिन उन लोगों का काम नहीं है जो सोच रहे हैं मैं 2 कंटेनर किराए पे चढ़ा करके उस चीज़ 50,000 को कर कमा लूँगा। लूंगा महीने का, ये भाई उनका नहीं। लाइन, आप लाइन के पर्सपेक्टिव से देखो ना, लाइन को अगर आप 2 कंटेनर रेंट पे दे रहे हो तो भी उसे पेपर वर्क उतना ही करना पड़ रहा है। उसे और 200 कोई दे रहे हो, इंसान आया है उसके पास लेके 200 कंटेनर, उसका भी पेपर वर्क उसे उतना ही करना पड़ रहा है। तो वो 200 वाले को एंटरटेन करेगा, आपको करेगा। फिर एक बात भाड़े की ना कि 200 कंटेनर दे के शायद वो कमाएगा लाख रुपए महीना, आप जो सोचो 2 कंटेनर से 50,000 कमा लेंगे, ये भी एक होता बड़ी है। बात है। अब ऐसे वो तो क्या सभी करेगा? कंटेनर रेंट पे चढ़ा देंगे। बिल्कुल सब हाँ, चढ़ा अब वो देंगे। क्या करेगा, 200 कंटेनर चढ़ाएगा रेंट पे और उसका ये रहेगा कि भाई मेरे को बस 7-8 हज़ार रुपये दे दो एक कंटेनर पे। तो वहां से वो उस तरीके से काम चलता है। और लाइन ज़्यादातर उन- लाइन्स के ही होते हैं कंटेनर भी, ऐसे बाहर से नहीं आते हैं, या तो चार्टर लाते हैं या फिर लाइन वाले होते हैं, उन्हीं के कंटेनर होते हैं वो। ऐसे रैंडम हम लोग नहीं करते कि भाई हमने रेंट पे चढ़ा दिया कंटेनर। बाकी अगर ये है कि भाई किसी की सोर्स है, किसी का वो कस्टम में ही कोई अपना जानने वाला बैठा है और वहाँ से चीज़ों को करके उसने मतलब ऑर्डर निकलवा लिया कि भाई नहीं मैं तो अपने 5 भी चढ़वाऊँगा, तो होते हैं, सारे काम होते हैं फिर। आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर का सफ़र था, उसके बाद फिर आपको मैन्युफैक्चरर बनने का क्या लगा कि मैन्युफैक्चरर वो भी बन सर, जाता हूँ? वो कहते हैं ना सर, जैसे आप अपने कंफर्ट सर्कल से निकल के जैसे ही आते हो और जहाँ पे चीज़ें काम करने लगती हैं तो वहाँ के फिर नए चैलेंजेस खुल जाते हैं। फिर जब ये काम चलने लगा तो उसके बाद हमें चैलेंज सबसे बड़ा ये आया कि जो प्राइस को लेकर फैक्टर था कि कोटेशन मैच नहीं हो रही। दूसरा, जहाँ पे कोटेशन मैच हो रही है वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा वो था, मैन्युफैक्चरर्स क्योंकि कंपनी नई है, कंपनी कोई अभी 2 साल हुए, 1.5 साल हुए, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है भाई हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर लें साल 1.5 साल में, 2 साल में, है ना। तो हम मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। वैसे मैंने देखा है कि जो बायर होते हैं हाँ वे उनको ज़्यादा चूज़ करते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं हाँ, कि हम स्टील तो प्लांट उन्हीं से सबको बात चाहिए। करनी है, उनको पता भी है स्टफिंग कैसे करनी है, पैकिंग करके भेज देंगे। ज़्यादा मतलब फैक्ट्री ज़्यादा चाहिए होती है कि फैक्ट्री से मेरा माल आया डायरेक्ट, अच्छे से लोड करेंगे, प्राइसिंग अच्छी देंगे, और कुछ गड़बड़ होती है तो ये रहा ये बंदा, इसे मुझे पकड़ना है, वो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हैं। अगर कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर अपने आप को दिखाता है ना कि आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो वो उनसे बात करते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री विजिट कराओ एक बार, या फैक्ट्री की फोटोज भेजो, वीडियोस होती है भेजो। फैक्ट्री विजिट, और उस चीज़ों को फिर हम अरेंज भी करते हैं। नहीं, जैसे मैन्युफैक्चरर तो कर लेता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर फंस जाता है। हाँ नहीं, फिर उसमें खैर दूसरे तरीके हैं वो काम एग्रीमेंट्स करने के। रहता है मैन्युफैक्चरर के साथ कि ऐसे। हाँ, तो वो एग्रीमेंट्स पे बिहाफ पे हो जाता है। लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग पे मूव ऑन इसीलिए हुए थे कि आपका ये ट्रस्ट वाला फैक्टर आ रहा था, तो हमें ये था कि हम 2-3 मशीनें अपनी लगाएंगे, जैसे कि अभी हमने 4 मशीनें अपनी लगाई हुई हैं, तो उनसे एक तो हम कस्टमर को प्राइस अच्छा दे पाएंगे, उससे हमारा काम भी डबल हुआ मैन्युफैक्चरिंग को करने से, और उसके बाद में आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाता है कि भाई अगर मैं इनको 15-20 लाख रुपए एज एडवांस डाल भी देता हूँ तो ये लोग भागेंगे नहीं, ऑलरेडी सेटअप लगाया हुआ है ना। वहाँ से इस पर्सपेक्टिव से सोचता है बाहर का। तो जब आप मैन्युफैक्चरर बने उसके बाद आपका फर्स्ट ऑर्डर था, उससे पहले ही आ चुका था? उससे पहले उससे उससे पहले पहले order तो आपका मैं रन काफ़ी कर दिए थे मर्चेंट में भी, अच्छा काफ़ी हो काफ़ी कर दिए थे। फिर जैसे समझ में आता है ना कि जैसे मर्चेंट में हम महीने के 5 या 6 ऑर्डर कर पाए, है ना। महीने के 6 कंटेनर 5 कंटेनर हमने भेजे स्टार्टिंग में, तो फिर ये दिखता है कि यार 5 जो 6 कंटेनर हमसे छूट गए, वो अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होती तो शायद हम कर सकते थे। तो ये है कि भाई अपना लगा लेते हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे 5-6 हैं वो भी हम देते हैं, उनको हम और बेटर प्राइस ऑफर कर पाएंगे, ताकि ये लोग तो इतने सेफ हो जाएंगे तो कहीं जाए ही ना, वरना कल वही 1 महीने 2 महीने बाद कह देंगे सर हमें चाइना से ये रेट आ रहा है। आपका तो जैसे रहा मर्चेंट एक्सपोर्टर से मैन्युफैक्चरर का, जी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, अब जैसे कुछ देख रहे होंगे तो वो सोचेंगे अब हम भी मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करेंगे वे सीधा पैसा लगाना शुरू कर देंगे कि मैं भी शॉर्टकट ऐसे लेते हैं। हाँ नहीं, आते हैं कई लोग, मतलब ऐसे रीच आउट भी करते हैं कि सर आपको किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट की या मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है तो हम मिल के लगाते हैं और करते हैं काम आगे, बट वो रिस्क लेना बेकार है ना अभी के लिए,
कि आप पहले कम से कम काम पूरा सीख जाएं, धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों को तब अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना ना, Exactly. कि मैं 2 मशीन चला पाऊंगा कि 4 की 10। अब मेरे गए पे आप लगा दो 10 मशीन आज की डेट में और नहीं चले वो, फिर किसके उसके होगा जिम्मेदारी? देखो सबकी अपनी एक वो फैक्टर रहता है ना, रिस्क एपेटाइट, तो वो आदमी को अपनी पहचाननी चाहिए, कितनी कितनी है ना। स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से भी करना गलत नहीं है, और मर्चेंट मैन्युफैक्चरिंग में आए वो भी गलत नहीं है। स्टार्टिंग में हमारी रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग लगा करके उस चीज़ को लें, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे 2-3 प्रोडक्ट बदल चुके थे। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो भरोसा नहीं था कि ये भी बदलेगा कि रहेगा। हाँ, इससे पहले पहले स्पोर्ट्स का था, उससे पहले अपना कार्टन्स का था, उससे पहले आपका आरएमजी का था, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह हो गया। सारे आपने शिप किए? नहीं शिप कुछ नहीं हुआ। चूज किए? हाँ मतलब काम करा, उनमें काम किया, हाँ रिसर्च करी, वर्क करा, नहीं मिला क्लाइंट। हाँ हाँ रिसर्च से भी आगे बढ़ गई थी बात, हमने कैटलॉग बन कोशिश गए भी थे, करी थी। वेबसाइट बन गई थी। कैटलॉग बन गए, वेबसाइट बन गई, बिजनेस कार्ड बन गए, प्रिंट हो गए, यानी उस सारी गर्लफ्रेंड के लिए चीजें हो सब क्या, गई। बस शादी नहीं हुई इससे हमारी। हाँ फिर ये वाली अरेंज मैरिज अपने आप हो गई। बस और अब मतलब करना पड़ेगा। सगाई हुई उन सारे प्रोडक्टों से, शादी नहीं शादी हो नहीं हो पाई, पाई। शादी इससे हुई जाके। और B2B पोर्टल का कैसे हेल्प हो सकती है लोगों को? क्योंकि B2B पोर्टल पे अब स्कैम भी बहुत हो गए। हाँ सर, B2B पे स्कैम तो बहुत, देखो सर अब वही चीज़ है, मैंने देखो, मैंने एक scammer- चीज़ देखी है, जो B2B पोर्टल होते हैं, लोग जाते हैं कि वहाँ पे हमें प्राइस कोटेशन मिल जाएगा, कि ताकि हम बायर को क्या कोट करें। अच्छा कुछ लोग ऐसे करते हैं, B2B पोर्टल पे जाके कोटेशन लेते हैं, फिर पता चल जाता है कि हाँ कितना हाँ वो प्राइस चल प्राइस रहा है। क्वेरी हो गई, हाँ कि मेन रिक्वायरमेंट कहीं और से थी, पर बीच में कोई और आके अब जैसे आपको डोमेस्टिक में चाहिए, डोमेस्टिक में कोई आपका B2B पोर्टल है, लोकल B2B पोर्टल है डोमेस्टिकली, तो उस पे भी मर्चेंट एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं और वो दिखाते हैं आई एम द मैन्युफैक्चरर, और वो बीच का अपना मार्जिन काट के फिर आपको देते हैं। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो आपको कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, फिर आप आगे एक्सपोर्ट ऑर्डर करोगे नहीं क्या? कन्वर्ट होता। तो ऐसा अभी रहता तो है। सर ऐसे फिर इंडिया मार्ट पे बहुत सारे अकाउंट है जो बने ही रहते हैं, बस ज़रूरी थोड़ी है जो अकाउंट बने हुए उन पे बिजनेस काम भी हो रहा है। मेन चीज़ समझनी चाहिए कि आदमी प्राइसिंग देखे, अपने प्रोडक्ट को देखे और मार्केट की डिमांड देखे। अगर उन तीनों चीज़ों के बावजूद भी काम नहीं बन रहा है तो फिर चीज़ें बदलनी चाहिए, और अगर सब कुछ सही है तो काम अपने आप बनेगा भी, चाहे वो B2B हो चाहे वो ऑफलाइन करे, कैसे भी करे काम हो जाएगा। प्राइसिंग कैसे सेट होती है किसी भी एक प्रोडक्ट की, कि मुझे इस प्राइस पे बेचना है, क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव भी रखना है। उसके हिसाब से अब ये भी नहीं है कि मैंने 10 की चीज़ ली, नहीं मैं तो 100 में बेच दूंगा अकॉर्डिंग टू द यूट्यूब वीडियो। ठीक है, नहीं सर, यूट्यूब वीडियो तो प्राइसिंग कैसे वो सेट करे कि हाँ यार इसका ये प्राइसिंग का देखो सर, इसका एक ना छोटा सा वो लेते हैं, चीज़ों को एग्जैजरेट ना करके, कि बेस लेवल पे बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे। जैसे इंडियन है, इंडिया की हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं कि भाई हमको अगर हम रेगुलर बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं या अपना ये निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो आपका इंडेक्स है ये 12 से 15% के एवरेज पे ग्रोथ करता है साल भर में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी 15-20% से ग्रो कर रही है लगातार। ठीक है, अब आप खुद ही इसमें एक नॉर्मल सी लॉजिक वाली बात है, अगर किसी प्रोडक्ट पे 1000% मार्जिन है या 500% मार्जिन है, तो जो बहुत बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो अपना सारा वेल्थ उस प्रोडक्ट में ना डाल के एक्सपोर्ट करके उसको 12% से क्यों ग्रो करेंगे, 500% से क्यों नहीं ग्रो करेंगे? GDP को गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करेगी इस 500% वाले को, कि भाई से 500% है, सब इसको बेचो ताकि GDP 500% से ग्रो हो जाए। कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट को ग्रोथ 500% से। तो यानी कि हमें ये चीज़ समझ में आई कि अगर हम चीज़ों को अपनी तरफ से एग्जैजरेट ना करें, तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक प्रोडक्ट पे जो जेन्युइन मार्जिन निकल के आता है वो आपका 12 से 15% निकल के आता है। एक्सपेक्शनल केस अलग है, B2B, नॉर्मल है ये। मैं B2B की केस की बात कर रहा हूँ, और ये 12 से 15 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आपको एक जनरल उस पर बात करना है, और अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो 7 से 8% मार्जिन है। इसमें भी कई बार एक मिल general। वाले जो हैं, शुगर मिल, राइस मिल, ये 2% पे भी खेलते हैं, पता है। तो काम करने वाले 2% पे भी कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम फिर इतना बड़ा है। जो आप बोल रहे हैं ना कि जितना बड़ा मर्चेंट बन गया और वो 500% कमा गया, तो देख लो कितना कमा रहे हैं, 2%, फिर 1%। वो फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि मार्जिन को कम करो और Volume वॉल्यूम बढ़ा दो। क्योंकि B2B में सारा वॉल्यूम का ही खेल है। वॉल्यूम का गेम। और जो जितना ज़्यादा वॉल्यूम कर कम, देगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपोर्ट कर देगा, उतना ज़्यादा उसकी पैसा, टर्नओवर भी होगी, उतना उसका ज़्यादा margin भी मार्जिन है। लेकिन वही है कि अगर आप लोगों को पिच करना चाहते हो उस तरीके से कि भाई लोग के अंदर एक फोमो क्रिएट हो, तो 7% 12% सुन के एक्साइटमेंट नहीं आती ना। मैंने कई आदमी वीडियोस को खुद लगता है देखी कि हैं अगर 10% ही कमाना है तो मैं यार दुकान नहीं खोल लूंगा। 10% वो ये सोच रहा है 100 रुपये लगा के 10 ही कमा रहा हूँ। 100 लगा के 10 ही कमा रहा हूँ, वो चीज़ है। लेकिन अगर वो वॉल्यूम ट्रेड में जाएगा ना, अगर 100 करोड़ का अगर 10 करोड़ भी हो रहा है,
और So, और margin, तो 1000 और करोड़ का 100 करोड़ हो रहा है। एग्जैक्टली। ये चीज़ है गेम चेंजर। और सबसे बड़ी चीज़ वॉल्यूम का ही खेल है। मैंने कई वीडियोस खुद देखी हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसी एकदम से आती है रैंडम कि उस पर पेपर कप पे बताते हैं 25 से 30% मार्जिन है। अब हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, तो भी 25-30% आज तक नहीं देखा हमने। अब बताओ कौन लेके जा रहा है 25-30%? हम भले ही 10% कमाएंगे, लेकिन वो 10% को आप 100 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लो कि भाई उसके हिसाब से इसका प्रॉफिट है। तो उस वॉल्यूम तक पहुंचना मेन एम होना चाहिए, ना कि ये कि मैं एक कंटेनर भेज के रातों रात 5 लाख कमाऊंगा, अगली सुबह BMW ले आऊंगा। ये चीज़ कुछ नहीं भी होनी गाड़ी चाहिए। ले आऊंगा, हाँ। कोई सी गाड़ी ले आऊंगा। B2B बिजनेस इज मोर इन्फ्लुएंशियल, और जो B2C है, B2C इज मोर कस्टमर केयर एंड अटेंशन। हाँ, उसमें सर्विसेज बेस्ड ज़्यादा वो है कि भाई मेरी सर्विस बहुत अच्छी रहे कस्टमर के लिए। हाँ, और हकीकत ये है कि B2B जो है ना, हम्म। वो इजी है B2C से। हाँ, थोड़ा सा। B2C में आपको कस्टमर केयर करनी पूरी, हाँ, मास ऑडियंस चाहिए आपको। B2B में सिर्फ एक बंदा चाहिए। हाँ, ये हकीकत है। जैसे मुझे एक चीज़ बेचनी है, मैं 100 लोगों को बेच दूंगा तो वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मुझे पता है पार्टिकुलर B2B में कि ये बंदा, ये परचेज मैनेजर है, मुझे इसे मनाना है बस। इसे मनाते मेरी डील 100 करोड़ की डन है। ये खासियत अच्छी लगती है मुझे B2B पोर्टल। लेकिन भाई कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं आती, नेचर ने बैलेंस बैलेंस मेंटेन कर किया रखा है हुआ उसमें, है। फिर टफनेस इतनी है कि बंदे तक पहुंचना एक अपना में टास्क उस है। एक पार्टी को ही क्रैक वो कर करने में पाना, वो महीने लग अपने आप जाते में हैं। गेम है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास मालदीव वाला। हमारी एक बात हुई थी पार्टी से, जब हमने कंपनी खोली थी, उसका फर्स्ट ऑर्डर हमें मिला आज से 2 साल बाद। हाँ, तो अब 2 साल के वेट में उसे हमने कन्वर्ट करा, बस रोज मैसेज भेज दिए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। हमने इवन उसको मिठाई भी भेजी थी दिवाली के दिन, भले वो इंडियन नहीं है, अपनी तरफ से। मिठाई भेजी थी उसे। ये वैसे छोटी छोटी बिजनेस एथिक्स हाँ, है ये जो बहुत टैक्टिक्स होते हैं जो लगाने पड़ते हैं, और दिल से लगाओ तो ज़्यादा अच्छा काम बनता है जल्दी। यहाँ मतलब लोग ये सोचते हैं मैं क्यों खर्चा करूँ। हम्म। सबसे पहले आपको उनकी नीड समझनी होगी, उनको नीड क्या है। लोग पता है क्या सोचते हैं कि प्रोडक्ट मैंने चूज कर लिया, हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो मैं यही भेजूंगा। अब जैसे कोई फॉर एग्जांपल साड़ी का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। ठीक है, उसकी अच्छी खासी बढ़िया कंपनी है, अब वो सोच रहा है मैं तो अफ्रीका भेजूंगा। हाँ, उसने अब वो माइंड मेकअप पहले से ही कर लिया। अब ये बताओ, उसने ये देख लिया, उसने सब कुछ रिसर्च कर लिया अपने हिसाब से कि अफ्रीका है ना ग्रोइंग इकोनॉमी है, और मैं वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच दूंगा। साड़ी उसकी डोमेस्टिक में अच्छी खासी उसकी पकड़ है, वो भी अच्छा यूट्यूब खासा, से। हाँ या अच्छी इंस्टाग्राम। खासी उसकी टर्नओवर है साड़ी की। हाँ, लेकिन उसकी मार्केट समझोगे, अफ्रीका में साड़ी पहनेगा कौन? उसका प्रोडक्ट तो फेल हो गया ना। बिल्कुल। यही और तो वो वहीं पे मार्केट अगर वो रिसर्च वहाँ नहीं का करते थोड़ा लोग। सा कल्चर पढ़ ले और सारी चीज़ें कर ले, तो उसे देख के ये निकल के आएगा यार इसमें विग का बिजनेस करते हैं। हाँ, जैसे लड़कियों के बाल नहीं ब्यूटी होते, कॉस्मेटिक का बहुत अच्छा चलता है लड़कियों अफ्रीका का नहीं में। होता। कॉस्मेटिक करनी चाहिए, ब्यूटी के कर आपने लो। ये इंडिया में हमारा ये तिरुपति बालाजी वाला जो मंदिर है, उसमें लोग अपने बाल दान करके आते हैं। वो सारे इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बालों का। उसके क्योंकि विग बनते हैं। अफ्रीका में ना एक दो कंट्रीज है जिस उसमें क्या है, वहाँ की हेरिडिटरी है, उनके जीन्स ही ऐसे हैं कि उनके बाल ही नहीं होते, Exactly. लड़कियों के भी और लड़कों के भी। हाँ हाँ हाँ, यही रीज़न। और वहाँ पे लड़कियाँ विग पहनने का बड़ा शौक है उनको, अलग अलग बाल कलर की, लंबे रखने का, ग्रीन अलग-अलग कलर रेड ब्लू। कलरफुल। आप यहीं देख लो, ये जो ग्रेटर नोएडा में इतने कॉलेजेस हैं, यहाँ पे नाइजीरियन आते हैं, उनके वो बाल विग देख लो, विग ही तो लगाई होती है उन्होंने, अलग अलग कलर की, किसी के गोल्डन है, किसी के रेड है, तो वही होता है, विग होती है वो। तो अफ्रीका में बहुत अच्छा स्कोप है इसका। अच्छा, आपके हिसाब से अगर कोई एक्सपोर्टर अच्छे से मेहनत करे, सारी चीज़ करे, हाँ हाँ। तो कितना एक आदमी अपने आप को पुश कर सकता है कि हाँ मैं उस लेवल तक जा सकता हूँ? या आपने किसी का कोई एक एग्जांपल देखा हो, यार देख इस बंदे ने बहुत मेहनत करी एक्सपोर्ट में, आज 10-15 साल में ये बंदा यहाँ पहुँच गया, XYZ इसमें कोई भी। पता है सर क्या है ये, आकाश भाई, ये सर्कल इतना मतलब बड़ा है कि इसमें आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आप अपने पीछे देखोगे तो भी आपको कोई दिखेगा, और आगे अपने देखोगे आगे देखोगे तो तो भी बहुत कोई दिखेगा। दिखेगा, है ना। तो मेरा ये है कि आप आगे पीछे ना देख करके सिर्फ अपने प्रेजेंट को समझ के, अपने रिसोर्सेज को ध्यान से समझ के कि मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है, मेरे फादर को या दादाजी को किस प्रोडक्ट का, मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, क्या हमारे फैमिली में कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है तो हम जिस सर्विस में थे उस सर्विस से कोई रिलेटेड प्रोडक्ट है, यानी ऐसे करके उसे ये पहले समझना होगा कि मैं पर्टिकुलरली खड़ा कहाँ पे हूँ सही तरीके से। फिर वहीं से उसे चीज़ें खुद ही माइंड मेकअप बिल्डअप अपने आप होता जाएगा कि भाई अब मैं यहाँ से मेरा नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि मैं पहले B2B का कोई पोर्टल ले लूँ, वही उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है।
नहीं, जैसे पूछ रहे हैं अचीवमेंट का, अगर हार्ड वर्क एग्जांपल आप मांग रहे हैं कि कोई हो ऐसा, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल मतलब आपकी नज़रों में कोई ऐसा हो कि यार एक्सपोर्ट बिजनेस में इस बंदे ने काफ़ी मेहनत करी, इंस्पायरिंग स्टोरी है और आज इसका इतने टर्नओवर पे वो पहुंच गया। नहीं ऐसे बहुत से बंदे हैं, अब गिनाने बैठेंगे तो बहुत सारे भी आ जाएंगे। और आप जैसे अंकुर भाई ने कहा कि अपने आप को ही देख लो, जैसे आज से हम 3 साल पहले देखें तो हम क्या थे, एक छोटी जॉब पे थे जहाँ पे हमारी शायद 18-20 हज़ार सैलरी थी, वो काम करते थे, एक्सपोर्ट जीरो था दिमाग में। आज एटलीस्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, 15+ कंट्रीज़ में नेटवर्क्स हैं, चीज़ें हैं, काम हो रहे हैं, कंटेनर जा रहे हैं, ये भी एक अचीवमेंट है अपने आप में। इससे ज़्यादा बंदा और क्या मोटिवेशन एग्जाम्पल लेगा, और अभी लेना है तो वो हम सेट कर ही नहीं धीरे धीरे। और लेकिन मैं जो आप जो स्टैंडर्ड मेरे से आप सुनना चाह रहे हो, मैं उसको क्यों नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जब आदमी पता है इस चीज़ में उतरता है ना, तो वो स्टेटमेंट किसी के दिमाग में कितनी अंदर बैठ जाए ये पता नहीं है। जैसे मैं अभी आपको नंबर दे दूं कि भाई अगर मेहनत करे आदमी तो 50 करोड़ तक पहुंच जाएगा, अब मैंने नंबर दे दिया। अब मान लेते हैं कोई व्यूअर है आपका, वो सुन करके इस चीज़ पे लगा हुआ है, काम कर रहा है मेहनत, अब उसने 1-1.5 साल में जाके एक शिपमेंट ही क्रैक करी है बस, तो लेकिन उसके दिमाग में तो 50 करोड़ वाला नंबर बैठा हुआ है वो तो टूट जाएगा कि यार नहीं वहाँ तो ये स्टैंडर्ड सेट हुआ था या इतना पहुंच सकते हैं, तो मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ ये चीज़ कि लोगों को है ना ये रहता है कि एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो कुछ गिने चुने लोग का ही गेम है। अच्छा, ठीक है। उस माइंडसेट से मैं पूछ रहा हूँ, यानी अल्टीमेटली आप मिथ को क्लियर करना चाह रहे हो। बस मिथ, क्योंकि फियर है लोगों के fear दिमाग वाली में। एक फियर है ना कि यार ये जैसे करोड़ों की बात हमारे लिए नहीं है, ये एक्सपोर्ट बिजनेस है ना उन्हीं को है जिनको आता है थोड़े से और उन्हीं का ऊंचे गेम है। अलग क्लास के लोगों का है, ऊंचे लोग हैं जो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। आज अब तो जैसे बहुत कॉमन हो गया, एक्सपोर्टर वगैरह एक्सपोर्ट बिजनेस में घुस गए लोग। हाँ, काफी लेकिन आगे। अब आप करीबन 7-8-10 साल पहले अगर देखोगे, किसी से पूछोगे अरे इसका बिजनेस क्या है, बोला एक्सपोर्ट का। अच्छा भाई, हाँ, तो उससे एक्सपोर्ट सेम उस भाई पैसा है, इसमें रिस्पेक्ट बड़ा मिलती है आदमी जैसे है, आर्मी वाले को आर्मी दी वाले को जाती है। मिलती है, एक प्राइम मिनिस्टर सीएम का लेवल है भाई, कुछ बड़ा आदमी है। ऐसे रहता था वैसे। नहीं, बेसिकली पता है बात क्या है कि ये बिजनेस कोई भी हो या फिर एक्सपोर्ट कोई ले लो आप स्पेसिफिकली, तो उसमें 100 करोड़ या 50 करोड़ इनकी बातें करने से पहले मायने रखता है आपने पहला कितना अचीव कर लिया। या तो मान लो किसी आदमी ने 1 साल में 1 करोड़ टच कर लिया, उसके लिए 1 करोड़ छोटी बात हो जाएगी, तब उस दिन उसे ये बात क्लियर होगी कि ये हर एक का गेम है, ये किसी ऐसे का नहीं है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, गुजरातियों के लिए है, कि पर्टिकुलर बंदे के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए इतनी। इतना मुश्किल है भी नहीं। इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, करने वाले के ऊपर है, चीज़ें कोई आसान या मुश्किल होती नहीं। दूसरा देखो, लाइफ में कहीं ना कहीं आपके एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहां आपको थोड़ा सा कहते हैं ना करो या मरो वाली चैलेंजेस तो हर एक बिजनेस में। हाँ बिल्कुल है। तो वो आप थोड़ा सा अपने अंदर करेज लाना ही पड़ता है कि यार जिस चीज़ को मैं, वो फियर ऑफ अननोन, यार मैं जानता नहीं उस चीज़ को, लेकिन भाई अब तो वो करनी पड़ेगी। सेल्स नहीं आती, सेल्स करनी पड़ेगी। मेल लिखने से डर लगता है, मेल लिखना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी, है ना। सब तो कुछ करना वो चीज़ें आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को। यानी वही वाली बात है कि बिना रिजल्ट के, जो कई लोग होते हैं ना रिजल्ट ओरिएंटेड, जिन्हें पहले से ही बोलते हैं मुझे सब पता क्या होगा क्या नहीं, वो चीज़ छोड़ करके एक बार ट्राई देना चाहिए अपना पूरा 100% देके, आगे जो होगी देखी जाएगी। मेन चीज़ तो ये ना कि बिजनेस जो है इट्स अबाउट एन आइडिया, कि एक आइडिया आया, क्रॉप हुआ माइंड में, उसको आपने पकड़ा और फिर उसको एग्जीक्यूट किया नहीं किया, वो है सबसे मेन चीज़। एग्जैक्टली। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं एक्सपोर्ट बिजनेस करूंगा और इसमें लुक्रेटिव मार्केट है, 10-20 करोड़ कमा लूंगा, लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है। क्योंकि इंडिया में आइडियाज बहुत सारे हैं, एग्जीक्यूशन है ही नहीं। अब वो एग्जीक्यूशन भी सर डायरेक्टली इसी से कनेक्टेड है। मैं जो आपको बता रहा था ना कि आप पीछे देखोगे तो भी एक, आगे देखोगे तो भी एक। अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो उसी के बेस पे आपका आइडिया होगा, और जब उसके बेस पे आपका आइडिया होगा तो वो एग्जीक्यूट भी होगा। वरना अगर हम बोलते हैं आज कि भाई करने वाले 1000 करोड़ भी पहुंच गए, अब जो बैठा पड़ा है घर में मिडिल क्लास लड़का 12th क्लास का, वो डर जाएगा, वो करेगा ही नहीं कभी। 1000 करोड़ तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो अपने दिमाग को ये बैक ऑफ द माइंड समझाएगा कि छोड़ दे एक भाई। दिन मैं किसी से ऐसा कनेक्शन बनाऊंगा जो 1000 करोड़ का आदमी होगा और हम मिलके बिजनेस करेंगे, ना उसे वो आदमी मिलना, ना वो काम होना। ना वो काम होना। आप अगर 1 रुपये से शुरू कर रहे हो तो करते करते 100 भी आओगे, 1 करोड़ भी जाओगे, 1000 करोड़ वाला भी मिल जाएगा एक दिन, बट निकलो घर से पहले। जैसे हमारी जर्नी शुरू होती है ना किसी भी चीज़ में, तो हमारा विजन पहले इतना रहता है, वो अपने आप है ना, फिर अपने आप आदमी पुश कर लेता है अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। नहीं यार अगले साल मेरे को यहाँ अचीव करना है, चाणक्य वाली मेरे को बात है 1-2 करोड़ टर्नओवर और करना है, फिर वो विजन अपने आप दिन पर दिन चेंज होता रहता है। सेम लाइक के जैसे हम कार चलाते हैं, हमारी जो कार की हेडलाइट होती है वो कहाँ तक की रोशनी दिखाती है, वही 10-15 मीटर का आगे का दिखाती है, लेकिन उस 15 मीटर की रोशनी से हम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चले जाते हैं। जितना दिख रहा है क्योंकि जैसे तुम जितना चलोगे फिर उतने का आगे का दिखने लगता है उसी लाइट से। देखो वो 15 मीटर का ही रही है। तो ऐसे ही बिजनेस में, सेम बिजनेस में। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है
मेरा ये रहेगा कि अब दुबई में क्या करने जा रहे हो? दुबई का सर वही है कि अभी एक तो फर्म रजिस्टर कर रहे हैं हम वहाँ पे, ठीक है। और अभी इस पॉडकास्ट से पहले भी जो हम होस्टिंग को लेके बात कर रहे थे कि जो सेल्स वगैरह है वहाँ पे दुबई में, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग ऐड ऑन करी थी ट्रस्ट के बिहाफ पे कि ट्रस्ट को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। तो जब आपकी फर्म वगैरह और आपकी एक डेजिग्नेशन दुबई में भी रजिस्टर्ड होती है तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की प्रोफाइल है कि भाई इनके पास मैन्युफैक्चरिंग भी है, बहुत प्लस चेक पॉइंट है ये, उसके बाद में इनको 4 साल 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद में दुबई में भी एक इनकी फर्म रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे वो जो होता है ना कि यार लोग मेरा पैसा लेके तो नहीं चले जाएंगे, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ, इन चीज़ों से आप बहुत आगे आ जाते हो। काम पे तो ध्यान हम देना है उसको फिर। और ज़्यादा एलिमिनेट कर रहे हैं। और बात आती है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये मैं क्या बताऊँगा, सबको पता है कि दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है बेटर यहाँ से। तो आप उसको कैसे देख रहे हो कि उसको? मतलब एज एन वहाँ पे एज एन ट्रेडर आपको बैठना है या वहाँ पे फर्म काम करना है? अभी के लिए सर एज एन रजिस्टर्ड ट्रेडर ही बैठना है। अच्छा। जैसे आपने कंपनी रजिस्टर करी है ना, रजिस्टर करने के बाद में वहाँ पे हम अपनी एक टीम बैठाएंगे। टीम बैठाने के बाद में वहाँ पे जो भी क्वेरीज वगैरह आती हैं उनको वो किया जाएगा और ऑर्डर्स वगैरह को कोशिश की जाएगी इंडिया से ही फुलफिल करने की। यानी अल्टीमेटली एक तरह से इंटरनेशनल ऑफिस हो गया हमारा, आपकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड सेंटर पे बैठा हुआ है जो कि दुबई है। तो वहाँ से हम पूरी दुनिया की क्वेरीज को एक जगह ट्रस्ट के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं इंडिया से। यानी एक ऑपरेशनल सेटअप बना दिया वहाँ, जी। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का यहाँ रख लिया और वहाँ पे सिर्फ सेल्स। लेकिन इसका जैसे हम बात कर रहे थे ट्रांसशिपमेंट का, इसमें पूरा पूरा फायदा मिलेगा। वही ट्रांसशिपमेंट का बिल्कुल। फैमिली का कैसा रिएक्शन है आ, अब? जैसे 3 4 5 साल हो गए आपको, हाँ, उसके बाद फैमिली का क्या रिएक्शन है? स्टार्टिंग में तो सर वही था कि थोड़ा मतलब वो कहते हैं ना भाई अभी तुम जवान हो, जल्दी डिसीजंस ले लेते हो, इतना ये कर लेते कोई हो। पीछे है नहीं, शादी वगैरह हुई नहीं है, कभी कुछ कहते हो अगली सुबह कुछ और कहते हो। तो वही था कि पहले तो हम जॉब को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, फिर जब उसको 6 7 महीने 9 महीने में आके घर बैठ गए तो सबको ये था कि यार अब जॉब छोड़ा है। जॉब छोड़ा है। और 6 महीने पहले तो यही सब कुछ था। तो फिर वो चीज़ आकर के बिजनेस शुरू करी तो सबको ये था कि इतनी कम उम्र में ये नहीं करना चाहिए था। हाँ। अभी 2 साल 4 साल कर लेते, बट हमें ये था कि करके देख लेते हैं, नहीं चला तो भी जॉब तो है ही। बिल्कुल। ये जो टाइम जा रहा है ये लौट के नहीं आएगा, जॉब तो फिर भी हो जाएगी, है ना। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड करा था कि एक्सपेंसेस को थोड़ा सा लिमिट में रखेंगे, चीज़ों को इतना नहीं बढ़ाएंगे कि हमें, एक होता है ना आदमी अपने ऊपर प्रेशर खुद ही क्रिएट करता है, आप अननेसेसरी के एक्सपेंसेस कर लो अपने ऊपर, आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ हमने थोड़ी सी म्यूचुअली वो स्टार्टिंग में उसको वो किया, कंट्रोल किया। और बिजनेस में आकर के जब वो चीज़ें रनिंग आउट हो गई, और जो शुरू के जो 16 महीने थे उसमें तो पेरेंट्स डेली का वही रहता था। हमने तो क्योंकि उस टाइम ऑफिस भी नहीं था तो घर से काम करते थे। हमने तो कहा ही था चला जा वापस, तू गलत छोड़ गया है। हमने तो कहा ही था, तो वो एक प्रेशर अलग रहता था। लेकिन जब चीज़ें चल जाती हैं तो मैं ही नहीं कहूँगा माँ बाप गलत हैं, या देखो सब माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद सही अच्छा करे, है ना। तो उन्हें ये रहता था, हम जो बिजनेस की टेंशन लेते थे ना, वो टेंशन माँ बाप को अच्छी नहीं लगती। मेरा बैक ऑफ द माइंड, वो आपके मुंह के आगे नहीं बोलेंगे पर उन्हें पता होता है यार क्यों मेरा बच्चा इतनी टेंशन लेके। हम घर जाते हैं, होता नहीं कोई गड़बड़ होती है या कुछ अच्छा होता है तो दोनों रिएक्शन घर पे नोट हो जाते हैं, आज इसका मूड खराब है, कुछ गड़बड़ हुई है पक्का, कुछ तो लफड़ा हो गया है। तो पेरेंट्स का ऐसा रहता है, और इस जर्नी में पेरेंट्स ने हमारा बहुत साथ दिया। बिल्कुल। अगर पेरेंट्स साथ ना दें तो मैं फैमिली सपोर्ट इज द मस्ट। हाँ, मतलब वैसे भी भले ही वो खुद काम करने नहीं उतर पड़े पर उन्हें हर कदम पे हमारा साथ दिया, बहुत ठंडे रखे, इमोशनली हो, जब पैसे खत्म हुए, फाइनेंशियली हो, हर चीज़ से, हर तरीके से फैमिली ने सपोर्ट किया। और रिएक्शन तो रही बात शुरू से डेडली मिले हमें जब मिले हैं। जैसे मैं बहुत छोटा था, मैं उसमें गया था फैल्कन में अपनी कंपनी में, तो मेरी उम्र 17 साल थी। मैं जिसके पास जाता था खड़ा होके, भैया आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, और सब मुझे ऊपर से नीचे देते थे, ये क्या बात कर रहा है। तो उस टाइम पे बस अंकुर भाई था जिसने मुझे भरोसा करा कि मतलब यार ये कह तो रहा है, ये कर भी देंगे, तो दोनों मिलके चल करते हैं अपन। फिर हमारे साथ एक मैम मीनाक्षी में हमारे साथ काम करती हैं, वो भी जुड़ी, फिर घर वाले, तो उन लोगों ने मतलब पहले रिएक्शन कुछ थे, चीज़ें बदली हैं बाद में, बट अब उन लोगों को यकीन नहीं डे होता बाय जब डे दोबारा चेंज मिलते होता हैं। चला गया। हाँ, डे बाय डे हमारे का अंदर कैसा वैसे रिएक्शन बहुत इंप्रूवमेंट आया अब पर्सनली। का कैसा रिएक्शन है? अब रिएक्शन मतलब मुंह खुलने वाला रहता है। हाँ, कि जो हमारे साथ जॉब करते हैं उस टाइम वो आज भी जॉब कर रहे हैं, जैसे कभी पोर्ट पर गए और दिख गए, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वो रिएक्शन रहता है। फिर और कई बार ऐसा था रैंडम अंकुर भाई, जो कंपनी से हम काम कर चुके हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग में, शिपिंग में, उनके हमें कॉल आता है कि सर हमें आपकी कंपनी से काम वाम चाहिए, हमें आपके सर से बात करा दीजिए ऐसे करके।
तो जिनके साथ हम काम करते थे वो हमसे काम मांगने भी आते हैं, तो चीज़ें बदल जाती है, टाइम चेंज। पर ये चीज़ हम पेरेंट्स से शेयर करते हैं तो उन्हें कहीं ये रहता है कि चलो ठीक है, हमारे बच्चों ने कुछ सही कर लिया, वो जॉब वाला डिसीजन सही था। सही था, तो अब हम कुछ कहते हैं ना तो वो थोड़ा सा सोचते हैं सुन लेते हैं, कुछ टोकने से पहले या कुछ वो करने से पहले, तो वो चीज़ थोड़ी सी सही रहती है। वरना पहले तो ना उम्र मानते थे ना ज्ञान मानते थे, और वैसे भी हमारी मतलब कंडीशन भी कोई बहुत धांसू नहीं थी, तो उन चीज़ों देख कर लगता था यार ये कहीं जो चल रहा है वो भी ना बिगाड़ दे, ये अपने आप को भी खराब ना कर दे, एक टेंशन सेफ ना गार्ड आके तो गड़बड़ रहता ना है ना कर दे। यार, कि एक सेफ्टी वाला मेजर रहे लाइफ में। बट ठीक है, हम फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट था और काफ़ी अच्छा हम उनकी वजह से ही कर पाए। फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा जरूरी हाँ स्टिल हम बहुत मतलब अभी ज़रूरी है। घर पे हैं, कभी नहीं है, तो टेंशन तो लेते हैं खैर, पर फ्री भी पूरा करा कि जब काम करना हम कहीं भी बट पहुंच जा लेकिन रहे ये हैं। है, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, अब हर फैमिली में एक जैसा सिनेरियो नहीं रहता है ना, बिल्कुल। लेकिन उनको मतलब ऐसे दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों कई की बार अंकुर कमी नहीं अंकुर है, भाई उनके साथ है। दोस्तों हम फैमिली है उनकी। हाँ, हम फैमिली है उनकी, अगर कोई हेल्प चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे वाली। बट ये है कि आप अपना सर्कल फिर दोस्तों के उसमें बना सकते हो, आप नई अच्छी नेटवर्किंग करो। इसी वजह से मैं घूम के फिर उसी पॉइंट पे आऊँगा, मैं बोल रहा था ना मैंडेटरी है रूम से बाहर निकलना, वो इस वजह से। कंफर्ट जोन में आप कोई बिजनेस नहीं एग्जैक्टली पलता। बिल्कुल है नहीं ना, बनते। आप अपने नए दोस्त बनाओ जाके। भाई माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते, दूसरे दोस्त का तो ऑप्शन खुला हुआ है ना। और जहाँ जाके इस तसल्ली बिजनेस में रेफरल्स नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली 100%। सबसे ज़्यादा इस पे ज़्यादा फोकस करते नहीं है लोग। एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं, सारी चीज़ कर लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते नहीं देते। कि उसको कैसे मेंटेन करके चलना है रिलेशंस। हाँ, लास्ट आप क्या कहना चाहोगे जो भी एक्सपोर्टर है या ऑडियंस है, मैसेज दो आप। कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मतलब एक्सपोर्ट के काम की 3 स्टेप में ख़त्म करने में। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप सबसे पहले पता करें आपके रिसोर्सेज, आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं और कहाँ आप पर्टिकुलर स्टैंड आउट कर रहे हैं। वहीं से आपको फिर सेकंड स्टेप की क्लैरिटी मिलेगी कि किस प्रोडक्ट को लेके, किन लोगों के साथ और किस जगह पे आप इस काम को इनिशिएट कर सकते हैं। और तीसरा है फिर आप इस काम को स्टार्ट करने से पहले आपकी लर्निंग कैसी है, तो वो लर्निंग फेज स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में तो ये डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी फॉर्मेशन, ये तो सब एक पेपर वर्क है, वो हो जाता है। तो और बहुत अच्छा लगा आकाश भाई, आपने यहाँ इनवाइट किया आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।